जिस दिन आप ये देखना सीख गए, आप ये समझना सीख गए, सो यू वुड रियली अंडरस्टैंड कि हमें कभी भी धर्म के पीछे तो एटलीस्ट नहीं लड़ना चाहिए एंड रादर वी शुड अंडरस्टैंड रिलीजन्स। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इसी अगर आप सिर्फ 8 पेजेस को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जितने भी PYQs हैं वो सभी इसमें से हो जाएंगे, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक आप अपनी तैयारी में अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, यू विल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट। हर 2 साल में एक बार आपको बुद्धिज्म में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लास्ट 10 साल के आसपास में 4 क्वेश्चंस आपको सिर्फ बोधिसत्वास के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आप इतनी तैयारी करके जा रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई बीट नहीं कर पाएगा। पेपर तभी हो पाता है जब आप एक सही अप्रोच के साथ चलते हो, ना कि परफेक्ट अप्रोच के साथ। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को देख के कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और वो तभी होगा व्हेन यू प्रिपेयर अ कंसेप्ट वेरी सिंसियरली। Hello everyone, I am Kaval and we at Sarthi IAS will be presenting a new history series of culture, जहाँ पे हम कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फुल फ्लेजेड बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो हैव दी हैंड रिटन नोट्स, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर टाइप नोट्स हैं वो आपको दोनों मिलते रहेंगे सारथी IAS की वेबसाइट के ऊपर भी, एंड इन केस आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएंगे, इट इज़ मैंशनड ओवर हियर, तो वहाँ पे भी आप जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बट द मेजर फोकस इज़ ऑन कि जब आप किसी टॉपिक को समझते हैं, सबसे पहले उसको किस तरह से समझा जाता है ताकि आप एक ढंग से उस टॉपिक को लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएँ। बिकॉज हिस्ट्री में जो भी आप पढ़ते हैं इट इज़ बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। सो इन केस आज हम बुद्धिज़्म को कवर करना चाहते हैं, सो एट फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द टाइम लाइन दैट दिस टॉपिक ऑफ बुद्धिज़्म फिट्स वेयर, कि अगर हम टाइम पीरियड को समझेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ऑब्वियस बन जाएंगे, जो लॉजिकल बन जाएंगे, एंड स्टोरी फॉर्मेट के अंदर ही आप ध्यान रख पाएंगे। सो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम किसी चीज़ को तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग हम अपने नोट्स को किस तरह से बनाते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि नोट्स फॉर्मेशन कैसे है। इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इनसे सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है। और जब तक आप ये अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे कि आपको सीखना है ये सारा कुछ, आपको मान लीजिए मैं पूरे हिस्ट्री के नोट्स बना के दे दूँ, इट वुड नॉट सर्व यू एनी गुड पर्पस। द रीज़न इज़ दैट कि अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी आती होगी तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। सो आई होप कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और हिस्ट्री को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बुद्धिज़्म को समझना चाहते हैं, सो वी शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कहाँ पे वो फिट होगा इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन के अंदर। एंड इन केस हम इस टाइमलाइन को बनाने की कोशिश करें, सो एट फर्स्ट वी हैव स्टोन एज, देन वी हैव हरप्पन एज और द टाइम पीरियड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड देन वी हैव वैदिक एज। इन केस हम इनको आगे फर्दर सब डिवाइड करें, दीज can be further subdivided into Paleolithic age, Mesolithic, and then Neolithic. And the fourth stage under this Stone Age was called as Chalcolithic age. I hope हर बच्चे को ये basic clarity है. In case you are not clear with this timeline of history, तो please अभी के लिए सुनते जाइए. We will come to the Buddhism topic. तो आप वहाँ से शुरू कर लीजिएगा. बट यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको ये टाइमलाइन क्लैरिटी नहीं, एंड इन केस वी जंप टू दिस टॉपिक ऑफ बुद्धिज़्म, तो आपका कभी भी ढंग से बेस नहीं बन पाएगा। ये कहानी है, एक कहानी के बीच में से अगर आप कोई क्लिप्स को देख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सो अंडर दिस स्टोन एज विच बिगन्स नियरली मिलियन ईयर्स बिफोर, कि 10 लाख साल पहले ये शुरू होगी। एंड इन केस हम पैलियोलिथिक की बात करें तो इंडिया के अंदर वो पैलियोलिथिक एज मेजरली हम 1 लाख ईयर से मानते हैं। एंड व्हेन वी स्टेप इनटू दिस नियोलिथिक एज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो द टाइम पीरियड करस्पॉन्डिंग इज 6000 BC, मतलब कि हम लाखों साल पहले शुरू हुए थे और हम 6000 BC, 0 से 6000 साल पहले, टुडे वी आर एट 2025। आई होप कि ये किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है हिस्ट्री की, टाइमलाइन डिवीजन कैसे है, वो आपको क्लैरिटी होगी, और एल्स देयर कैन बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। And when we step into this Chalcolithic age, why it is called as Chalcolithic age? Because humans are still having stone tools as their most important tools, implements. Add with that, अगर हम इसमें कॉपर को ऐड करते हैं,
Chalco over here represents the idea of copper, that copper was the first metal that was discovered by human beings, how to use it. और जब मैं ये कहता हूँ that copper was the first metal, उसका ये मतलब नहीं है that humans were not aware about gold. अगर हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, so it is a naturally occurring metal, वो आपको रिवर बेड्स के पास मिल जाएगा. तो उस तरह के जो क्वेश्चंस यूपीएससी या फिर अदर सब्जेक्ट्स में अगर पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा टोन ऑफ द स्टेटमेंट को देखना है कि वो किस तरह से पूछ रहे हैं. व्हेन वी से दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, मतलब कि हम उसके प्रोडक्शन को, उसकी एक्सट्रैक्शन को सीख पाए थे. दैट कॉपर इज आउट देयर इन द कॉपर ओर्स, वो खदानों में मिलेगा, तो उससे हम कैसे निकालेंगे ये हमने सब कुछ सीखा. ऑल अदर मेटल्स विच वर प्रेजेंट नेचुरली, वो पहले से ही थे एंड ह्यूमंस वर अवेयर अबाउट इट. ऐसा एक क्वेश्चन किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था एंड ओवर देयर दे हैड 4 ऑप्शंस, आयरन, गोल्ड एंड कॉपर. तो उसमें से जो सही ऑप्शन था वो था गोल्ड, दैट विच वाज द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस न्यू. वो हम लॉजिकल एबिलिटीज़ के थ्रू, लॉजिकल सेंस के थ्रू उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अगर आप चीज़ों को रट्टा मारेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे और इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद आपका रिजल्ट पॉजिटिव ना आए. सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को जितना आप समझेंगे, सीखेंगे, उतना ही आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे. देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इस चाल्कोलिथिक एज की बात करें तो चाल्कोलिथिक एज के अंदर अलग अलग कल्चर्स बनने शुरू होंगे. यू रीड अबाउट आहर कल्चर, बानस कल्चर, मारवा कल्चर, अलग अलग कल्चर्स हैं. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज कल्चर्स, कि इनमें सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, कि उनकी जो पॉटरी वो बना रहे हैं वो डिफरेंट है, उनकी जो इकॉनमी है वो डिफरेंट है, कि कुछ सब्सिस्टेंस बेस्ड है, कुछ ट्रेड कर रहे हैं. तो उस तरह से इन कल्चर्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं. नाउ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चर्स फ्रॉम दिस चाल्कोलिथिक वाज हरप्पन कल्चर या फिर इंडस वैली कल्चर. कि इंडस वैली में जितने भी साइट्स हैं वो एक तरह के कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी. तो इनमें से वन ऑफ द कल्चर्स विच बिकेम अ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो आई होप आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए जो हम यहाँ पे ये टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं. ऑल्दो वी विल बी फोकसिंग ऑन बुद्धिज्म ओनली, बट अगर आपको ये सब कुछ समझ में आता रहेगा दैट हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग विद द टाइम, हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ आर चेंजिंग, किस तरह के उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, बस यही आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री के अंदर कि चेंज किस तरह से आया. अगर आप वो समझ जाएंगे, वो एक बेसिक कहानी है, तो आपका हिस्ट्री हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा. सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चर्स अमंग दिस वाज हरप्पन कल्चर और इंडस वैली, जो कि सिविलाइजेशन बन गया. सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ थी, एस्पेक्ट्स थे उनके पास. जैसे अगर हम इस हरप्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो टेरिटरी वाइज, जोग्राफी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे थे. देन आफ्टर दिस हरप्पन एज वी हैव द वैदिक एज. तो यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि यहाँ पे जिन लोगों ने वैदिक एज को जिया, ऑल द पीपल हु वर लिविंग इन दिस वैदिक एज, वो कंपोज द वैदिक नॉलेज, वो इंडिजीनियस थे, वेदर दे वर सेम पीपल जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर इंडियन टेरिटरी में आगे ग्रो करेंगे जनरेशन वाइज, या फिर ये आर्यन इन्वेजन के लोग थे, आर्यन लोग थे जो बाहर से इन्वेट करते हैं. सो देयर आर वेरियस थ्योरीज जब हम इस ट्रांजिशन को पढ़ते हैं फ्रॉम हरप्पन एज टू वैदिक एज. हरप्पन एज के टाइम पीरियड की बात करें, सो इट करस्पॉन्ड्स टू नियरली 3300 BC टिल 1700 BC. इट इज़ अगेन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू अर्ली हरप्पन फेज, मैच्योर हरप्पन फेज एंड लेटर हरप्पन फेज. एंड देन इन केस वी टॉक अबाउट दिस वैदिक एज, तो उसका टाइम पीरियड है रफली फ्रॉम 1500 BC टिल 600 BC, and this is further subdivided into 2 ages. One is the early Vedic age and the second one is the later Vedic age, and it is again divided on the basis of the discovery of iron which happened near around 1100 or 1000 BC. अब आयरन की डिस्कवरी की वजह से वी वर एबल टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स कोर एंड उसको हमने यूज़ किया तो हमारी जोग्राफी बदली. अर्लियर वी वर इन द प्लेन्स ऑफ इंडस वैली, वहाँ पे हम रहते थे. अगर आप जोग्राफिकल सेंस की बात करेंगे तो जोग्राफी सेम चलती जा रही है. जब आयरन मिला तो हम और आगे बढ़े, वी मूव टू द गंगा यमुना प्लेन्स, वो हमने आइडिया को समझा था. एंड ड्यू टू दिस देर इज़ अ चेंज इन पॉलिटी, देर इज़ अ चेंज इन सोसाइटी, देर इज़ अ चेंज इन इकोनॉमी, एंड द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वी हैव फॉर्म्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ द वैदिक नॉलेज. हमने वैदिक नॉलेज या फिर वैदिक आइडियाज़ के हिसाब से पूरी सोसाइटी की फॉर्मेशन की है ड्यूरिंग दिस एज. तो यहाँ पे इनका एक तरह का कल्चर एस्टेब्लिश हुआ. और कल्चर होता क्या है? कल्चर इज समथिंग दैट यू डिस्प्ले थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर आर्ट्स, थ्रू योर एक्सप्रेशंस, थ्रू योर सोसाइटल फॉर्मेशन, कि आप समाज में किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है.
So the Vedic society especially during the later Vedic age was a very rigid society which was based upon the Varna system. और यहाँ पे Varna system के अंदर Brahmins are at the top position, then we have the Kshatriyas, then we have the Vaishyas and at last we have Shudras. तो एक तरह की सोसाइटल फॉर्मेशन है। और इस टाइम पीरियड के बाद जो अगला टाइम पीरियड आएगा नियर अराउंड 600 BC, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास। What is the meaning of this जनपदास एंड महाजनपदास? इट सिंपली मीन्स जन मतलब है लोग, कि जहां पे लोग, बहुत सारे लोग एक ही जगह के ऊपर पैर डालेंगे, सो दैट विल फॉर्म एज जनपदास की सिटीज की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई है। एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ आवर इंडियन टेरिटरी एंड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन वॉज ड्यूरिंग द हड़प्पन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसमें हम शहरों की बात करते हैं और उन शहरों के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो ऑल दिस कंबाइंस टू फॉर्म अ सिविलाइजेशन। और यहाँ पे फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी, अर्बनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन फीचर्स जो उसके साथ अलॉन्ग साइड एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे अगर हम जनपद एंड महाजनपद की बात करें, सो इट सिंपली मीन्स कि अब क्योंकि एट द टाइम पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, और आयरन को यूज़ करके हम जो एग्रीकल्चर है वो बहुत प्रोमिनेंटली कर सकते हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। बिकॉज बिफोर दिस हम एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते थे यूजिंग वुड इम्प्लीमेंट्स, कि वुड का हल बना लेंगे पर वो ज़मीन में बहुत नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज वुड इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन का जब हमने हल बनाया, प्लोशर बनाया, तो उसको हम ज़मीन में बहुत डीप काट सकते हैं और उसके थ्रू जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, जो आउटपुट होगा वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये होगा तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी से लाइफ सिक्योरिटी आएगी एंड नाउ पीपल, जो हमारी सोसाइटी है उसकी फॉर्मेशन होगी। हम आर्ट एंड क्राफ्ट इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे, ट्रेड एंड कमर्स भी दोबारा से चलना शुरू होगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं दैट व्हाट वाज द basic characteristics of this time period of जनपदास एंड महाजनपदास which is around 600 BC, तो आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसके पहले क्या हुआ था, दैट व्हाट वाज देयर ड्यूरिंग द वैदिक एज, स्पेशली अर्ली एंड लेटर वैदिक एज, और वो क्यों चेंजेस हुए, क्योंकि वहाँ पे आयरन का डिस्कवरी है, आयरन का यूसेज है। सो आई होप कि अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आ पाए हैं, इन केस आपको यहाँ से कुछ भी अभी समझ में ना आए, सो इट मीन्स आपने वो चैप्टर्स ढंग से तैयार नहीं किए होंगे, तो बस अभी के लिए जो हमने समझाया बस उसको आप मान लीजिए एंड नाउ मूव फॉरवर्ड। तो जब हम जनपदास एंड महाजनपदास की बात करते हैं, सो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, कि अब इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो होगी, तभी ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। एंड आउट ऑफ द 16 सिटीज़ दैट वर फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, उसमें से जो 4 शहर हैं, 4 सिटीज़ हैं, वो बड़े शहर बनेंगे। जैसे आज इन इंडिया वी हैव न्यूमरस सिटीज़, बहुत तरह की सिटी हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, देयर आर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ ऑल्सो। बट अगर हम प्रोमिनेंट सिटीज़ की बात करें जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, तो ये बहुत बड़े शहर हो गए। पर इसके अलावा और भी बहुत तरह के शहर हैं, जैसे भोपाल, इंदौर की बात करें, जिस टाउन से मैं आता हूँ वो भी एक तरह का शहर है, खन्ना की बात करें, तो देयर आर डिफरेंट सिटीज़ विद डिफरेंट कल्चर्स, तो वो हम चीज़ों को समझते हैं। और इस जनपदास एंड महाजनपदास इस टाइम पीरियड में से, इसमें एक कल्चरल आइडिया को हम साथ में रीड करते हैं, एंड दैट इज द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। कि इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नए सेक्ट्स का, नई विचारधाराओं का, नई फिलॉसफीज का ओरिजिनेशन हुआ है, एंड दे हैव ट्राइड टू प्रेजेंट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू कल्चरल लाइफ, और जिस वजह से उसको कहा गया है हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स का मतलब क्या है कि कोई नई चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, चेंज को प्रमोट किया जा रहा है, एंड दिस इज हेटेरोडॉक्स इन अकॉर्डेंस टू द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ जो इस टाइम पीरियड के पहले थे। ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ यहाँ पे वैदिक एज के आइडियाज़ को रेफर किया गया है, एंड दोज आइडियाज़ इन विच वैदिक नॉलेज और वेदास आर द प्रोमिनेंट अथॉरिटी, कि जो भी वेदास के हिसाब से बन गया, जो भी वहाँ पे लिख दिया गया वही सत्य है। तो ये जो नए धर्म आएंगे, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, चार्वक की बात करें, इन टोटल देयर वर 63
हेटेरोडॉक्स सेक्ट जिसका हमें रेफरेंस देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड के बाद, इस वैदिक एज के बाद 63 तरह की विचारधाराएं थी, 63 वेज ऑफ लाइफ थी या फिर फिलॉसफीज थी जिसके थ्रू आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं और जिसके थ्रू हमारी सोसाइटल फॉर्मेशन हो सकती है। अभी इसके पहले जो सोसाइटल फॉर्मेशन है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक नॉलेज। इसी वजह से ऑल दीज सेक्ट्स आर कॉल्ड एज हेटेरोडॉक्स सेक्ट की एक नए तरह की सोसाइटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जितने भी नए धर्म है दे वुड कॉल आउट फॉर इंक्लूसिविटी। वो ये कहेंगे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई नहीं करेंगे कि जो पहले एक सिस्टम बना आया है कि हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे एंड वी विल फॉर्म अ सोसाइटी विच इज़ इंक्लूसिव। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी विच वॉज अगेंस्ट द वैदिक आइडिया, विच वॉज अगेंस्ट द वैदिक नॉलेज। इसी वजह से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। सबसे पहले तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब हमारा बुद्धिज़्म शुरू होगा कि बुद्धिज़्म वॉज वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो इस टाइम पीरियड के ऊपर ओरिजिनेट हुआ। अगर आप वो समझना चाहते तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ क्या हैं, ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ कंटेंट स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म चैप्टर, बट उसकी ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ पाएंगे। अब अगर हम इस बुद्धिज़्म की बात करें, so everyone must understand that Buddhism was one of the heterodox sect. So a student must be clear with कि heterodox sects का थोड़ा बहुत मतलब क्या है, कि heterodox यहाँ पर किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, इसके पहले किस तरह का टाइम पीरियड था, वैदिक सोसाइटी की फॉर्मेशन किस तरह की है। तो जिस तरह के आइडियल्स को, प्रिंसिपल्स को बुद्धिज़्म के अंदर प्रमोट किया जाएगा, दे आर बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग टाइम पीरियड। अगर वहाँ पे लोग परेशान हैं किस चीज़ों की वजह से, सोसाइटल फॉर्मेशन जिस तरह से हुआ उस वजह से परेशान है, मान लीजिए शूद्र परेशान है, वैश्यस परेशान है, या फिर अदर वर्नास परेशान है कि हमें भी सोसाइटी में एक इक्वल स्टेटस चाहिए, तो बुद्धिज़्म वही चीज़ प्रमोट करेगा। जब आप वैदिक टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, वैदिक इकोनॉमी को पढ़ते हैं, सो यू रीड दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन द अर्ली टाइम पीरियड, अर्ली वैदिक एज वी वर एट द पेस्टोरल इकोनॉमी। एनिमल्स हमारे लिए प्रोमिनेंट है, एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह की हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जब हम लेटर वैदिक एज में जाएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट हो जाएगा, बट स्टिल वी वर ए पेस्टोरल इकोनॉमी, और अभी हमने एग्रीकल्चर ढंग से करना शुरू किया है बिकॉज नाउ वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। बट ओवरऑल द क्रक्स वाज दैट कि इस पूरी वैदिक एज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर द ओनली एसेट जो लोग अभी के टाइम पीरियड के अंदर एक्वायर कर सकते थे। बट इस पूरे वैदिक एज के जब हम रिलीजन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सेक्रीफाइसेस के इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, और अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया के ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करें, वहाँ पे सेक्रीफाइसेस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर कल्चर। तो इकोनॉमी जो इकोनॉमिक नीड है और जो रिलीजियस नीड है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस वजह से ये जो नए धर्म बनेंगे जो इस टाइम पीरियड के ऊपर आएंगे, वो सब क्या कहेंगे, अहिंसा को या फिर नॉन वायलेंस को प्रमोट करेंगे। बेसिकली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ओनली। जिस दिन आप ये देख पाए, जिस दिन आप ये समझ पाए, तो आपको लिंकेजेस अपने आप मिल जाएंगे कि इस चीज़ ने, इसको इस तरह से समझे, मान लीजिए दुनिया में कोई नई कंपनी आई है, अगर उस नई कंपनी को लोगों को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, इसको नॉलेज के बेसिस, एकेडमिक बेसिस के ऊपर समझिए, इसमें रिलीजियस फीलिंग्स को मत छोड़िए, एक न्यूट्रल इंसान की तरह खड़े होकर समझिए, तो आप ये देखेंगे कि वो नई कंपनी वही सब चीज़ें करेंगे विच आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, जो पुरानी कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह से दुनिया चलती है, तो दुनिया में जो हर कंसेप्ट है वो इसी तरह से नेसेसिटीज़ के बेसिस के ऊपर बनता है। जब आप वो देखना सीख जाएंगे तो आपके लिए पूरी जो स्टडीज़ हैं, पूरी जो हिस्ट्री है, वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बन के रह जाएगा। तो जब आप इन सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स को देखते हैं, दे डू नॉट कन्फर्म टू द वैदिक अथॉरिटी। वो कहते हैं कि जो वेदास में लिखा गया है दैट इज़ नॉट द ओनली ट्रूथ, उसके अलावा और भी बहुत सारे सच हो सकते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट। और हम एक नए तरह की सोसाइटी की, नए तरह के समाज की फॉर्मेशन की बात करते हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स दैट वी आर प्रेजेंटिंग। और वो प्रिंसिपल्स किस तरह के हैं, जैसे अहिंसा, मध्य मार्ग का, 8 फूट पाथ, तो इस तरह के हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द कंटेंट, जो हम बुद्धिज़्म का कंटेंट पढ़ते हैं,
ऑलवेज मेक श्योर कि आपको ये क्लैरिटी है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप इस तरह से चीज़ों की इंटरलिंकेज कर सकते हैं दैट हाउ विद द टाइम डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर प्रोग्रेसिंग, और उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल किस तरह के चेंजेस हैं। जिस दिन आप ये करना सीख पाए तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होगा। सो आइए अगर हम कंटेंट के ऊपर जंप करें, एट फर्स्ट बुद्धिज्म को अगर हम स्टार्ट करते हैं, सो इट इज़ वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स स्कूल्स फॉलोइंग द श्रामणा ट्रेडिशन। श्रामणा ट्रेडिशन इस तरह से समझे कि पहले का जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, दैट वाज बेस्ड अपॉन वर्ना, कि आपका बर्थ बेस्ड सिस्टम है। ऑल्दो अगर हम इस वर्ना सिस्टम की भी बात करें, वो मॉडिफाई हुआ था, चेंज हुआ था। द ओरिजिनल कंसेप्ट वाज कि आप जिस तरह के कर्मों को परफॉर्म करेंगे तो आपका उस तरह का प्लेसमेंट होगा सोसाइटी के अंदर। अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें, सो दे आर यूजिंग देयर ब्रेन, उस तरह का वो काम करें, सो दे आर एट द टॉप पोजीशन। देन क्षत्रियाज, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, तो उनको ब्रह्मा के चेस्ट के साथ, हैंड्स के साथ कंपेयर किया गया है। ब्राह्मण्स को ब्रह्मा के हेड के साथ कंपेयर किया गया है। वैश्यास की बात करें, सो दे हैव बीन कंपेयर टू द लेग्स, कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि उस ज़माने में ट्रेड एंड कॉमर्स अभी शुरू हुआ है, वो भी प्रोमिनेंट नहीं है। सो एवरी कंसेप्ट आउट देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम पीरियड इन विच इट ओरिजिनेटेड। पर हमारी गलती क्या होती है कि हम उसको एक रिजिड कंसेप्ट बना लेते हैं, और विद द चेंजिंग टाइम पीरियड हम उसी रिजिड कंसेप्ट के साथ स्टिक होना चाहते हैं। तो जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वर्ना सिस्टम का, दैट प्रोबेबली मस्ट हैव बीन कर्मा बेस्ड, कि आप किस तरह से कर्म परफॉर्म करेंगे तो आपका वर्ना डिसाइड होगा। बट विद द टाइम इट बिकेम अ बर्थ बेस्ड कंसेप्ट, क्योंकि कभी भी रिलीजन में कमी नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज इन द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनका खुद का मन करप्शन से भरा होता है। तो हम जिस भी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं उसमें भी करप्शन ऐड कर देते हैं। इसी वजह से रिलीजन में आप देखते हैं कि विद द टाइम करप्शन आ जाएगी। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द रिलीजन बट द फॉल्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और ये सेम कंसेप्ट आपको दुनिया के हर रिलीजन में देखने को मिलेगा। हर दुनिया के रिलीजन में आपको विद द टाइम डिविजन्स देखने को मिलेंगी, बिकॉज सम पीपल वुड want to stick to the original ideas, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट बन जाएगा। some people would want to stick to the new ideas, वो हेटेरोडॉक्स बन जाएंगे। बुद्धिज़्म में हैं बिल्कुल, हीनायन, महायान, जैनिज़्म में है बिल्कुल, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। उसी तरह से दुनिया के हर धर्म में होगा। बट वॉट मेक्स हिंदुज़्म वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजन्स आउट देयर इज़ दैट कि उसने अपने आप को रिवाइव किया है। जैसे जैसे आप इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर धर्मों को पढ़ते हैं तो आपको और भी समझ में आता है कि धर्मों की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई दे आर रिक्वायर्ड आउट देयर एट द सोसाइटी। ऑल्दो हम सब लोग सबसे ज़्यादा धर्मों की वजह से ही लड़ते हैं, बट वो हमारी सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट है, हमारे एग्जिस्टेंस की एक रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से जब आप देखते हैं कि दुनिया में नए नए धर्म क्यों आते हैं, बिकॉज दे एडवोकेट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, कि जिस तरह का समाज बन गया, इन केस वो सही नहीं है तो एक नया व्यू। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो नया व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया गया वो एकदम परफेक्ट होगा। हर चीज़ विद द टाइम चेंज हो जाएगी। सो अगर हम यूपीएससी सेंट्रिक रहें और बुद्धिज़्म की बात करें, तो बुद्धिज़्म के लिए सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दैट इट इज़ वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या थे, तो वो चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। So the later Vedic age society was a society which was based upon the rigid Varna system, religious unrest, new agricultural economy and growing trade and commerce। और इस वजह से जो पहले का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो चेंज मांगता है, चेंज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, क्योंकि लोगों का जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। देन अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो ओवरऑल बुद्धिज़्म उस 63 में से वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं, और ये जो पूरा धर्म है वो सेंट्रिक है गौतम बुद्धा की पर्सनैलिटी के हिसाब से। एंड अगर हम गौतम बुद्ध को समझना चाहते हैं, सो ही सीम्स टू बी अ वेरी रैशनल एंड अ साइंटिफिक पर्सन, जिन्होंने हमेशा उन चीज़ों के ऊपर अपने आइडियाज़ को फोकस किया विच कैन ब्रिंग सम गुड टू द ह्यूमन बींग्स और देयर सोसाइटी। गौतम बुद्ध ने हमेशा द क्वेश्चंस ऑन गॉड, या फिर अगर हम आत्मा की बात करें, सोल की बात करें, ही हैज़ ऑलवेज इग्नोर्ड इट। और बुद्धिज़्म के अंदर एक कंसेप्ट भी है जिसको कहा जाता है अव्यक्ता। अव्यक्ता मीन्स अ सेट ऑफ अनआंसरेबल क्वेश्चंस दैट बुद्धा डिक्लेयर टू इग्नोर, कि मैं इन चीज़ों का जवाब नहीं दूंगा बिकॉज दीज आर सम ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जिसके पीछे हम अपना टाइम, अपना एनर्जी को लगाते रहते और उसमें से कुछ निकलेगा नहीं ही नहीं। बट रादर ही वॉन्टेड ह्यूमन बींग्स टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जिससे उनको सच में फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ दैट
रादर देन फोकसिंग ऑन दैट वेदर गॉड्स एग्जिस्ट और नॉट, आप इसके ऊपर फोकस करिए कि आप एक बेहतर स्टूडेंट कैसे बनेंगे। तो शायद आपको भगवान बहुत जल्दी मिल जाएगा जब आप खुद से एक ढंग का इंसान बनेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज इग्नोर दीज थिंग जो सच में इंपॉर्टेंट है कि अगर खुद से बेहतर बना जाए, कि सुबह टाइम पे उठा जाए, टाइम पे सोया जाए, इन केस हमारा एक डिसिप्लिन शेड्यूल हो, हम अपने टारगेट्स को पूरा करने लग जाए, हम अपने आप जीवन में प्रोग्रेस कर जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रुथ दैट वी ऑल नो, बट हम नहीं करते क्यों? बिकॉज अ ह्यूमन इज़ फुल ऑफ एरोगेंस एंड इग्नोरेंस। सच मोस्टली हमारे सामने होता है पर हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वी फोकस ऑन दोज थिंग जो हमें लगता है कि ठीक है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक दैट कि हमारी नॉलेज सुप्रीम है एंड द जजमेंट दैट वी आर मेकिंग इज द एब्सोल्यूट वन। गौतम बुद्ध ने यही मना किया कि आपको ये नहीं करना। आपके सामने जो सुपर नेचुरल क्वेश्चंस है लाइक ऑन गॉड, सोल, इसके ऊपर फोकस मत करो, रादर फोकस ऑन दोज थिंग जो आपके जीवन को सच में सुधार करेंगे और उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लेटर वैदिक सोसाइटी। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस तरह के व्यू पॉइंट्स क्यों हैं बुद्धिज़्म के अंदर। तो जैसे हमने बात की दैट होल ऑफ बुद्धिज्म इज सेंट्रिक टू द पर्सनैलिटी ऑफ गौतम बुद्ध, और जिस तरह की उनकी जीवन था उसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते। अगर हम ओवरऑल बात करें, ऑल दी फैक्ट्स लाइक कि उनका बर्थ कहाँ पे है, लुम्बिनी नेपाल के अंदर, उनको एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली, बोध गया बिहार में, उनका जो पहला सरमन था डियर पार्क सारनाथ के अंदर, तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम शुरू से शुरू करें तो एक नटशेल में स्टोरी को कवर कर लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ द बुद्धा's बर्थ इट वाज अ प्रोफेसी कि बड़ा होके बहुत एक कॉन्करर बनेगा जो एक अपना नया धर्म शुरू करेगा, और एल्स ही विल बी अ वेरी ग्रेट किंग। सो देयर वर टू प्रोफेसीज कि दैट आइदर दिस गौतम बुद्ध विल बी वन ऑफ दोज किंग जिनका बहुत बड़ा नाम होगा, और ही विल बी समवन जो एक नया धर्म शुरू कर देगा। तो ये दो तरह के आइडियाज़ थे। एंड सिंस ही बिलोंग टू अ प्रिंसली क्लैन, उनके जो पिता थे वो एक राजा थे एक अपने क्लैन के जिसका नाम है शाक्य क्लैन। तो उनके पिता चाहते थे दैट माय सन शुड बी अ ग्रेट किंग ओनली, वो एक सेंट ना बने कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहते, तो उसी तरह के आइडियाज़ हैं। बट इट इज़ सेड दैट कि उन्होंने, ताकि गौतम बुद्ध को इस तरह का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उनका जो टेम्परामेंट है वो कोई सेंट जैसा ना बन जाए, सो ही वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड अंडर द वॉल्स ऑफ हिज पैलेस। उनको हर ऐशो आराम उनके घर में ही दिया गया। बट एट द एज ऑफ 29 फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, स्टोरी की बात करें, व्हेन ही विजिटेड द आउटर वर्ल्ड, तो उन्होंने 4 तरह के इंसान देखे। द फर्स्ट वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, देन अ सिक मैन, देन अ डेड मैन, एंड एट लास्ट ही सॉ एन एसिटिक, एक सेंट को देखा। एंड देन ही वंडर्ड कि जो पहले तीनों इंसान थे, कि पहला जो एक बूढ़ा इंसान है वो बहुत दुखी है, जो एक बीमार इंसान है वो बहुत बीमार है, एंड देन अल्टीमेटली देयर इज़ अ फाइनल रिजल्ट दैट इज़ द डेथ। और एक फिर संत है जो बहुत खुश है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, कि वो अगर ये रास्ता है तो मैं इस रास्ते के ऊपर चलूँगा। दैट वाज अ व्यू पॉइंट ऑफ गौतम बुद्धा। एंड फिर उसके बाद वो अपना घर बार छोड़ के, अपने महलों को छोड़ के, ही विल गो ऑन अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, और फिर वो बहुत सारे अपने गुरुओं को मिलेंगे। ही विल विजिट वेरियस टीचर्स, कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे, एंड एट अ पॉइंट ही विल कम टू अ कंक्लूजन कि मैं इन टीचर्स से ज़्यादा नहीं सीख सकता, आई नीड टू सर्च माई ओन पाथ। तो वो अल्टीमेटली इस तरह से आगे बढ़ेंगे। थ्रू आउट दिस जर्नी उनके जो दोस्त हैं वो भी इनको त्याग के चले जाएंगे, बिकॉज देर इज़ अ वेरी फेमस इंसिडेंस कि एक बार ही वॉज ऑन टू वो कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे भगवान नहीं मिलता। देन ही मीट्स अ गर्ल एंड शी ऑफर्स हिम बाउल ऑफ मिल्क राइस, और जब वो उसको मना करते हैं दैट मैं इसको नहीं खाऊंगा, सो दैट गर्ल एडवाइसेस हिम कि जिस आप भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को दुख पीड़ा दे के ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो अपने अंदर ही मिल जाएगा इन केस आप ढंग से देखेंगे। एंड यू नीड नॉट स्टॉप ईटिंग फूड, उस तरह की आप चीज़ें मत करिए, आप सही रास्ता देखें। सो गौतम बुद्ध एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिसन्स टू दैट गर्ल एंड एक्सेप्ट्स दैट बाउल ऑफ मिल्क राइस, और इस वजह से उनके जो बाकी दोस्त हैं, उनके जो कंपेनियंस हैं, उनको छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज दे वुड थिंक दैट कि ये अब गलत रास्ते डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं और खाने पीने के ऊपर चले गए। एंड अल्टीमेटली ही वुड देन सिट अंडर द ट्री विद द वो कि मैं इस पेड़ के नीचे से तब तक नहीं उठूंगा टिल द टाइम आई एम एनलाइटेंड। एंड इट इज सेड दैट नियरली आफ्टर 30 और 40 डेज ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। एंड उस प्रोसेस में, उस रात में उन्होंने एक मुद्रा को बनाया था जिसको कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। दैट आ डीटी, आ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन केम टू हिम, एंड जो उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे कि आप इसे
मेडिटेशन में से, एनलाइटनमेंट के रास्ते में से उठ जाइए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मेड अ मुद्रा, कि धरती की तरफ पॉइंट आउट करते हुए भूमि स्पर्श मुद्रा, दैट दिस अर्थ इज माई विटनेस एंड आई विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई पाथ, फ्रॉम माई वो ऑफ एनलाइटनमेंट। तो वो उस तरह का एक कंसेप्ट है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल दी पॉइंट्स दैट आई हैव सेड जस्ट नाउ, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज बुद्धिज्म के लिए बुद्धा एक इंपॉर्टेंट सेंट्रिक पर्सनैलिटी है। पूरा धर्म बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सो देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। अगर आप सिस्टमेटिक टाइप नोट्स को लेना चाहते हैं तो वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। तो यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी कि बर्थ कहाँ पे है, पेरेंट्स कहाँ पे है, ग्रेट रेनन्सिएशन, इस प्रोसेस, इस आइडिया को कहा जाता है महाभिनिश कर्मा, दैट ही सॉ द 4 साइड्स एंड देन एनलाइटनमेंट, प्रीचिंग एट फॉर्मेशन ऑफ संघ। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं, सो बोथ टाइप ऑफ नोट्स आर देयर। ये सिर्फ आपको देखना है कि आप किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये सर्टेन आइडियाज़ आपको ध्यान में रखने हैं। लाइक अब इनकी जो डेथ है दैट इज़ अराउंड 483 BC, और वो कहाँ पे है, कुशीनगर के अंदर। और इस पूरे आइडिया को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, कि जब उनकी डेथ हुई थी। सो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके जीवन में से, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2015 एंड 2016, वहाँ पे बहुत सारे जनपद दिए हुए थे, दैट इन विच ऑफ दीज जनपद्स डिड गौतम बुद्ध विजिटेड, और उनमें वन ऑफ द जनपद्स जो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर वॉज गंधारा। अगर आप जनपद्स महाजनपद्स के चैप्टर को जानते हैं, सो यू वुड रियली अंडरस्टैंड कि गंधारा इज इन द साइड्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, हिज एरिया वॉज नियर अराउंड बिहार, पटना, पाटलिपुत्र के आसपास, और उनकी जो डेथ है वो भी यहाँ पे होगी। तो आप इस तरह से लॉजिकल गेसिंग के थ्रू भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर हियर आई हैव मेंशन्ड ऑल दी जनपदास एंड द वेरियस प्लेसेस, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हमें समझ में आती हैं इस टाइम पीरियड के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में से, लिटरेचर में से। सो आई हैव मेंशन्ड इट, तो आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। नो डाउट दैट अल्टीमेटली यू वुड हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द फैक्ट्स आउट देयर, कि फैक्ट तो आपको कुछ ना कुछ याद रखते ही पड़ेंगे, बट इन केस यू कैन मेमोराइज देम और यू कैन रिटेन देम थ्रू अ स्टोरी, तो वो कहानी आपको हमेशा बहुत लंबे टाइम पीरियड तक याद रहेगी। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, फर्स्ट सरमन जो है वो डियर पार्क सारनाथ के अंदर दिया गया था, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है बुद्धिज्म का, जिसको कहा गया है धम्मा चक्र मुद्रा, कि इस टाइम पीरियड के ऊपर एक इवेंट है धम्मा चक्र इवेंट, कि यहाँ पे धर्म का जो चक्का है, द व्हील ऑफ धर्मा हैज़ नाउ स्टार्टेड रिवॉल्विंग, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया कहाँ पे, डियर पार्क सारनाथ के अंदर, और उन्हीं कंपेनियंस को दिया गया था जो कि उनको छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह की बेसिक कहानी है। सो आई होप दैट दिस बेसिक लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्ध, और उसमें से जो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो आपको क्लियर है। दैट ही इग्नोर्ड द क्वेश्चंस ऑफ गॉड एंड सोल। अगर हम कर्मा की बात करें तो कर्मा इज सेंट्रिक टू एवरी ईस्टर्न फिलॉसफी। जो भी हम यहाँ पे ईस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते हैं वहाँ पे कर्मा का रेफरेंस है, कर्मा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ अगर हम मटीरियलिस्टिक स्कूल्स की बात करें वहाँ पे कर्मा को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते। चारवाक स्कूल की जब हम बात करते हैं तो उसको आप, वी विल बी कवरिंग दिस अजीविका एंड चारवाक स्कूल ऑल्सो इन अ सेपरेट लेक्चर, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So he promoted himself as a human being and against any of the dogmas, rituals और superstitions। कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो इन्होंने एक नया व्यू पॉइंट, एक नई विचारधारा पेश की थी, दैट वाज अगेंस्ट एज अपोज टू द वैदिक सोसाइटी या फिर वैदिक रिलीजन। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के बहुत सुपरफिशियल सेक्रीफाइसेस को या फिर बहुत कॉस्टली अफेयर्स को परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड वी विल मैनेज अ वेरी सिंपल एंड अ ऑनेस्ट रिलीजन। बट विद द टाइम आप इस बुद्धिज़्म के अंदर भी देखेंगे कि वही सेम आइडियाज़ आ जाएंगे इस बुद्धिज़्म के अंदर विद द टाइम। जैसे जैसे ये धर्म आगे बढ़ेगा तो आइडल वर्शिप शुरू होगी, उसी तरह के रिचुअल शुरू हो जाएंगे, उसी तरह के सेक्रीफाइसेस शुरू हो जाएंगे। इसमें तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म आ जाएगा, जिसको आज के टाइम में आप वज्रयान फॉर्म, जिसमें से दलाई लामा आते हैं। तो जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सब धर्मों का आपको सेम ही देखने को मिलेगा। दे विल एडवोकेट सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ओनली विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। बट क्योंकि इन सब आइडियाज़ को ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं और ह्यूमंस विद द टाइम इन आइडियाज़ को चेंज कर देंगे। तो जिस दिन आप ये देखना सीख गए, आप ये समझना सीख गए, सो यू वुड रियली अंडरस्टैंड कि हमें कभी भी धर्म के पीछे तो एटलीस्ट नहीं लड़ना चाहिए, एंड रादर वी शुड अंडरस्टैंड रिलीजन्स। रिलीजन इज़ द वे ऑफ लाइफ, और क्योंकि हम इसको नहीं समझते हैं, देयरफॉर वी फाइट ओवर इट।
तो इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एंड आई होप दैट दिस बेसिक आइडिया, दिस बेसिक स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द क्वेश्चन लाइक, just a second. Okay. Now जैसे अब इनके ये डेथ का पॉइंट है that he died in 483 BC and this event is called as महापरिनिर्वाणा and he died in कुशीनगरा. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that he died in which of the जनपदास, तो इसका आंसर होगा मल जनपद, उसका कैपिटल पूछा जा सकता है आपको. अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन आउट देयर इन उपिंदर सिंह. वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है दैट व्हेन गौतम बुद्धा डाइड की उनको उनके जो रेलिक्स हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया गया, किस किस जनपद ने क्या क्या लिया, और बाद में अशोक ने आके वहाँ पे किस तरह से स्तूपास बनाए. ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड. बट जब आपको पेपर में चीज़ पूछी जाएगी दे विल ओनली आस्क यू कि इनकी जो डेथ है वो कौन से जनपद के अंदर हुई, बिकॉज उतनी लिंकेजेस आपको खुद से होनी चाहिए. बिकॉज इससे पहले जो आपका टाइम पीरियड था वो था जनपद, या फिर यही जो टाइम पीरियड है वो है जनपद एंड महाजनपद का टाइम पीरियड. तो अगर आप इतने इंटरलिंकेजेस कर पाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट. और अगर आपने इतनी मुश्किल किताबों को नहीं भी पढ़ा, लाइक उपिंदर सिंह इज़ फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, बट बहुत बार उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन बनाए इसी तरह से जाते हैं दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ जनरल स्टडी स्टूडेंट कि वो इतना खुद से इंटरलिंक कर पाएगा. बट बाद में क्योंकि बुक का रेफरेंस आ जाएगा तो बच्चे को लगेगा कि मैं ये बुक भी साथ में पढ़ लूँ तो शायद मैं और बेहतर परफॉर्म करूँगा. नहीं, आपने जितना पढ़ा है आपको उसमें इंटरलिंकेजेस एटलीस्ट करने आने चाहिए. इट इज़ नेवर अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव. और इसी अगर आप सिर्फ 8 पेजेस को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जितने भी PYQs हैं वो सभी इसमें से हो जाएंगे, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है. और प्रोबेबली अगले 2 या 3 साल जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इससे सॉल्व होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. और अगर आप इतना कर पाए, इससे बाहर क्वेश्चन आ गए, सो यू वुड बी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको छोड़ के आ सकता हूँ, दैट आई हैव प्रिपेयर्ड सिंसियरली. तो जब तक आप अपनी तैयारी में अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे यू विल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट. और हम डरते इसी वजह से हैं क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं होते. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी. देन अगर हम बुद्धिज़्म के धाम की बात करें, यहाँ पे धाम का मतलब है धर्म, द धर्म विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्धा. ठीक है, तो हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं बुद्धिज़्म के धर्म के अंदर, धाम के अंदर. द वन इज़ द 4 नोबल ट्रुथ, कि बुद्ध के द्वारा 4 नोबल ट्रुथ बताए गए थे कि दुनिया की 4 सच्चाइयाँ हैं. The first truth is that the world is full of suffering. The second truth is desire is the root cause of these suffering. The third truth is that these desires can be eliminated. Fourth truth is that these desires can be eliminated through 8-fold path. तो बहुत सिंपल सा आइडिया है ये तो, कि 4 सच हैं. 4 सच क्या है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण क्या है, डिज़ायर्स. तीसरे में वो कहते हैं डिज़ायर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है. फोर्थ में वो बताते हैं कि 8-fold पाथ के थ्रू आप इसको अपने डिज़ायर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब ये 8-fold पाथ क्या है? दिस 8-fold पाथ कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू विजडम, एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन. जैसे उसमें हर वो सही बात है जो आप एज अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर सकते हैं. आपके जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं अलॉन्ग विद दैट इनवॉलंटरी, कि आपका फोकस कहाँ पे, आपकी अटेंशन कहाँ पे, आपकी स्पीच क्या है, आपके एक्शंस क्या हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो ये 8-fold पाथ हर उसी चीज़ के बारे में बात करता है विच विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग. अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, अगर आप इन सारे धर्मों को, आप इन सारे टॉपिक्स को यू आर जस्ट रीडिंग इट फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग पॉइंट्स या स्कोरिंग मार्क्स, तो आप बहुत फ्यूटाइल एफर्ट कर रहे हैं. अगर आप इन सारे धर्मों को समझने की कोशिश करेंगे और इनमें से सीखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैनी अ टाइम्स हम अपने धर्म को ही सुप्रीम मानते हैं बिकॉज हम बाकियों के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं. बट रादर हमारा व्यू पॉइंट यही होना चाहिए कि सबसे आप जो भी सीख सकें सीखें और अपने धर्म के साथ स्टिक रहें. इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर परस्पेक्टिव, अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर आप बुद्धिज़्म को देखेंगे हर धर्म में यही बात है कि राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अटेंशन, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ यू नीड नॉट मेमोराइज एनी ऑफ दीज, ना ही ये कभी पेपर में पूछे जाएंगे. बट अगर आप ढंग से आपको क्लैरिटी होगी तो आप इनको एस्से, एथिक्स, कभी इंटरव्यू में एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. पर वो होगा तभी जब आप इनको समझेंगे. और गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि इस 8-fold पाथ को जब आप
अपनाओगे, व्हेन यू विल लीड अ लाइफ विच इज बेस्ड अपॉन दिस एट फोल्ड पाथ, एंड इट हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ अ व्हील। और एक व्हील के स्पोक्स हैं, 8 हिस्से हैं, और जब कोई इंसान इनका बैलेंस अटेन करता है, जब कोई इंसान इसके सेंटर में परफॉर्म करेगा, व्हेन ही इज अ बैलेंस of all of these things, when he is a balance of wisdom, when he is a balance of ethical conduct, and when he has a balance of mental discipline। अब गौतम बुद्ध एक प्रैक्टिकल और एक रैशनल बीइंग क्यों कहे गए हैं? बिकॉज ही फोकस्ड ऑन एवरीथिंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अगर धार्मिक हो तो सिर्फ धर्म को ही फॉलो करो, इन केस यू आर एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स तो बिजनेस के ऊपर ही फोकस करो। मध्य मार्ग जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, इट बेसिकली मीन्स द बैलेंस ऑफ विजडम, एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन, कि आप किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट ना हो, बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग अवॉइडिंग द एक्सट्रीमिटीज़। की एक्सट्रीम चीज़ों की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रीमिज्म की बात कहाँ पे होगी? जैनिज्म के अंदर। दैट इज़ अ डिफरेंट फिलॉसफी, दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। ये एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच की लाइफ है। अगर एक एक्सट्रीम फॉर्म की बात करें तो वो जैनिज्म बन जाएगा। वो अपनी तरह से एक बहुत सुंदर धर्म है, वो अपनी तरह से जीवन को जीने का एक रास्ता दिखाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, इट इज़ जस्ट दैट आप किस तरह के पाथ के ऊपर चलना चाहते हो, कि आप किस में सक्षम होगे। द लिमिटेशन और द नेगेटिव थिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स इज दैट कि वो हमेशा एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं कर पाते, एंड दे ऑलवेज वॉन्ट टू चेंज द साइड्स। या फिर मान लीजिए अगर आपने एक पाथ चूज़ किया, आपने मान लीजिए किसी एक टीचर को चूज़ किया, इस तरह से समझिए। अब वो टीचर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ही विल ऑलवेज हैव सम लिमिटेशंस, उसकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कमी होगी। एट दैट पॉइंट यू मे थिंक दैट कि अगर हम और किसी टीचर से पढ़ लेते तो शायद बहुत बेहतर हो जाता, दैट ही मे नॉट हैव दैट लिमिटेशन और दैट नेगेटिव थिंग, बट उसकी अपनी तरह की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। तो वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि कोई और ढूंढ लेना चाहिए, बिकॉज कोई भी आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा वो इज़ नियर परफेक्ट। तो धर्म के अंदर भी यही समझाने की कोशिश की जाती है कि आप बार बार रास्ता नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज द पार्ट आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल। आपको हर रास्ते में कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। इट इज़ अबाउट यू कि आप उन रास्तों से क्या सीख सकते हैं व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ पाथ। चलना तो एक के ऊपर ही है, बट आप लर्निंग हर से ले सकते हैं। बट आवर फोकस इज ऑन बुद्धिज्म। तो अगर हम बुद्धिज्म के कंसेप्ट ऑफ मध्य मार्गा की बात करें, द मिडल पाथ की बात करें, वो मिडल पाथ किसका है? वो मिडल पाथ है इस 8 चीज़ों के मिडल का, इस व्हील के सेंटर का। क्या इस आज प्रेजेंट डे वर्ल्ड में इसकी हमें कोई रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, कोई एग्जांपल देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल। जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम रहते हैं, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ वेरी एप्ट एग्जांपल ऑफ मध्य मार्ग। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है? दैट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, और लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना हुआ है इन ऑर्डर टू लीड देम, इन ऑर्डर टू रूल ओवर देम, बट अल्टीमेटली पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर हम थ्योरेटिकल बात करें। अब अगर हम पावर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरह के पावर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। वन पावर स्ट्रक्चर इन विच ऑल द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन, जिसको हम डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इस तरह के सब आइडियाज कहते हैं। एंड वर्ल्ड हैज सीन दैट मैनी टाइम्स कि ये एक बहुत वल्नरेबल टाइप ऑफ सिस्टम है, क्योंकि अगर ढंग का इंसान है, एक विजनरी इंसान है, कैपेबल इंसान है, तो वो अपने स्टेट को बहुत आगे ले जाएगा। बट इन केस देयर इज अ इविल पर्सन, तो उतना ही वो अपने लोगों को तंग करेगा। सो अगर हम किसी एक इंसान के हाथ में पावर दे देंगे, सो इट कैन ऑलवेज बी डेट्रीमेंटल, बिकॉज वी आर लिविंग इट ऑन लक। हमें नहीं पता किस तरह का इंसान आएगा, एंड थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री वी हैव टेस्टिमनीज ऑफ इट। On the other hand side, the other power structure can be where the power is in the hands of every single person, जो भी वहाँ का इंसान है, जो भी उस प्रॉपर टेरिटरी का सिटीजन है या फिर रेजिडेंट है। बट अगेन सच अ काइंड ऑफ सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे हर एक इंसान के हाथ में पावर है, तो आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कैसे करेंगे? हर इंसान एथिकल नहीं हो सकता, हर इंसान प्रूडेंट नहीं हो सकता। सो अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हर इंसान को भी पावर नहीं दी जा सकती, और वो खुद से उस पावर को एग्जीक्यूट या फिर आगे बढ़ा भी नहीं सकता। और अगर हम एक इंसान के हाथ में पावर देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सो वी केम एट अ मिडल पॉइंट वेयर द पीपल इन रियल हैव द पावर, की जो रियलिटी में पावर तो उनके हाथ में है, बट अगेन दे आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ के ऊपर रूल करेंगे, और फिर वो जाके लोकसभा
राज्यसभा बनेगी एंड देन देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर सिस्टम एंड ऑल। तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सिस्टम। तो क्या मध्य मार्ग उसका एक रिफ्लेक्शन, उसका एक एग्जाम्पल है? एग्जैक्टली यस। तो जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जब आप चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ये सब पॉइंट्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ये कुछ मुश्किल पॉइंट नहीं है या फिर यूनिक पॉइंट नहीं है, इट इज़ जस्ट बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो यहाँ पे हमने बुद्धिज़्म के धर्म के धाम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी किया। वन इज़ द 4 नोबल ट्रुथ, जिसमें से निकलेगा 8 फोल्ड पाथ, और उस 8 फोल्ड पाथ का एक्सटेंशन है मध्य मार्ग। अब आप इसको डायग्राम के थ्रू इस नॉलेज को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म इज संघ। तो बेसिकली 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले बुद्ध खुद, सेकेंड इज हिज धाम, जो उन्होंने धर्म को इम्प्लीमेंट किया, जो एग्जीक्यूट किया, जो आगे बढ़ाया पूरी फिलॉसफी, पूरा कल्चर, एंड थर्ड इज हिज संघ, कि उनके जो मोनेस्टिक डिसाइपल, जो भी उनकी सारी ऑडियंस है, जिन भी लोगों ने बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी को अडॉप्ट किया और बुद्ध के रास्ते के ऊपर चलना शुरू किए। तो बुद्धिज़्म के 3 पिलर्स हैं। सो एट फर्स्ट दिस संघ, बुद्धिज़्म के जस्ट बाद गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड के ऊपर ये एक यूनिफाइड कम्युनिटी थी। बट जैसे हमने समझा कि जैसे गौतम बुद्ध का देहांत होगा, सो ये जो कम्युनिटी है वो डिवाइड हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग आइडियाज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड आइडियाज़, कि जो लोग पुराने आइडियाज़ के साथ रहना चाहते हैं, दी आइडियाज़ विच आर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ गौतम बुद्ध, की जिस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा कि हम वही करेंगे, उन लोगों को कहा गया ऑर्थोडॉक्स, एंड विद द टाइम दे विल बी नोन एज हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। एंड ऑल दोज पीपल वो एडवोकेटेड चेंज, कि हम चेंजिंग टाइम पीरियड के साथ चेंज होंगे, तो उनको कहा गया महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बट जब गौतम बुद्ध थे और जब इनका ये संघ बनना शुरू हुआ, लॉजिकली एट फर्स्ट दे ऑल वुड बी यूनिफाइड, वो एक सिंगल कम्युनिटी ही होगा। तो यहाँ पे है हीनायान एंड महायान। अब इनमें किस तरह के डिफरेंसेस हैं? तो हीनायान वाले लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग, वही सेम टीचिंग्स के साथ स्टिक करना चाहते हैं विच वर प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा, और ये एक तरह से कंजर्वेटिव है। सिंपल सा, पूरी दुनिया, हर रिलीजन में यही सब आइडियाज हैं। बुद्धिज्म बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ अरहत्स। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बुद्धिज्म के अंदर अरहत्स उन लोगों को, उन बींग्स को कहा जाता है वो हैव रीच द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी नॉलेज से एनलाइटनमेंट की स्टेज को रीच कर लिया है, एंड नाउ दे आर इक्वल टू बुद्धा। बुद्धा की अपनी इंपॉर्टेंस है बिकॉज बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन, बट कैन एन अरहत बिकम अ बुद्धा? कैन एनी बीइंग बिकम अ बुद्धा? सो यस, इन केस ही बिकम एन अरहत। अरहत सिंपली मीन्स एन एनलाइटेंड बीइंग। तो ये बुद्धिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट था, जो ओरिजिनल कंसेप्ट था। बट विद द टाइम ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, और जो नए लोग हैं, जो अगले लोग हैं, वो किस चीज़ में बिलीव करेंगे? दे विल बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। उन लोगों का ये मानना था कि अरहत तो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बीइंग है जिसने अपने एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया, एंड नाउ ही इज़ फ्री फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, कि उसका मोक्ष, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, उसकी मुक्ति हो चुकी है। बट जो महायान फॉर्म के लोग हैं, जो चेंज के लोग हैं, वो ये मानते थे कि जो बुद्धा थे, उन्होंने अपने जीवन काल के एंड तक, दैट ही डाइड एज अ ह्यूमन बीइंग जस्ट सो दैट, कि वो बाकी लोगों की मदद कर सके, उनको एनलाइटनमेंट मिल सके। तो वो कहते ये कंसेप्ट है बोधिसत्वास का, कि बोधिसत्वास ऐसे कंपैशनेट बीइंग्स को कहा जाता है, वो हैव द फुल पोटेंशियल टू रीच टू द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, कि उनके पास हर वो चीज़ है कि वो आज ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बट दे हैव पर्पसली डिलेड देयर एनलाइटनमेंट, ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सकें, उनको एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकें। कंसेप्ट सेम ही है, उसको मॉडिफाई किया गया है विद द टाइम पीरियड, और ये 2 अलग बिलीफ सिस्टम बन गए। एक बन गया कंसेप्ट ऑफ अरहत। तो हीनायान ओरिजिनल लोगों के लिए वही ओरिजिनल कंसेप्ट है अरहत्स का, बट एक कंसेप्ट आया बोधिसत्वास का, कि बोधिसत्वास वो बीइंग है जिनके पास पोटेंशियल है, और गौतम बुद्ध को भी वो एक बोधिसत्वा ही मानेंगे। लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज, पाली प्राकृत का वन ऑफ दी लोकल ब्रांचेस थी। जैसे प्राकृत एक मेजर लैंग्वेज थी जो इस पूरे मगध के एरिया में चलती थी, और उस प्राकृत लैंग्वेज का वन ऑफ द फॉर्म वाज पाली लैंग्वेज। एंड सिंस गौतम बुद्ध promoted his teachings in Pali language only, so these Hinayan or orthodox people wanted to stick to that Pali language only. जो महायान के लोग हैं, since with the changing time period संस्कृत एक prominent language बनेगी, so they
चेंज इट टू तो संस्कृत। तो इस तरह से आप डिवीजन समझ सकते हैं कि इन सब लोगों ने जैसे जैसे इनकी डिवीजन हुई तो उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स को संस्कृत के अंदर लिखना शुरू किया। अब अगर हम इनके ऑफशूट्स की बात करें, अगर फर्दर सब डिवाइड करें इनके सेक्ट्स को, तो ओरिजिनल जो इनकी डिवीजन शुरू हुई थी इनटू ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, तो जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ सेक्ट निकल के आया था दैट वाज कॉल्ड एज स्थाविरावादिन्स। तो अगर कल को आपको स्थाविरावादिन्स आ जाए या फिर इसी में से विद द टाइम निकलेगा थेरावादा। थेरा ओवर हियर रेफर्स टू द, इट मींस एल्डर्स, कि जो पुराना सिस्टम है, पुराना ट्रेडिशन है। सो ओरिजिनल नाम जो हीनायान का ओरिजिनल सबसे पहला डिवीजन था तो उसको कहा गया था स्थाविरावादिन्स। विद द टाइम थेरावादा नाम निकल के आएगा एंड इसमें आगे जो ऑफशूट्स हैं, सेक्ट्स हैं, समाइत्यास, विभाजवादिन्स एंड देन वी हैव वस्तिपुत्रियास। और इनको पहले भी पेपर में पूछा गया है, दिस समाइत्यास हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये रटिफिकेशन वाला पॉइंट है, बट आपने देखा होगा कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्स आउट देयर, बट जो रटने वाले पॉइंट हैं वो बहुत कम है। मेजॉरिटी पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करा कि आपको समझने के बाद कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बट जो वॉल्यूम है अब पॉइंट्स को रटने वाले वो बहुत कम हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। नो डाउट यू नीड टू मेमोराइज दीज सेक्ट्स। एंड ओवरऑल अगर हम ऑन द अदर हैंड साइड महायान की बात करें तो उनका ओरिजिनल नाम था महासंगिकास, जैसे यहाँ पर है स्थाविरावादिन्स, यहाँ पे है महासंगिकास। और उनमें से जो अलग अलग सेक्ट विद द टाइम निकलेंगे, लोकत्रावादिन्स, एकियावाहिकास एंड कौकित्यास एंड कातिकास। इनमें से पहले भी नेम्स एज सच सीधा पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट। तो हो सकता है कि अगर आप सिर्फ फैक्ट को याद रख के चले जाएं तो भी आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाए। आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, पर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप हमेशा बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बहुत बार बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस वाज समथिंग कि इसमें अगर हम संघ की बात करें तो वो किस तरह से है, तो ओवरऑल इस आइडिया को ध्यान में रखिएगा। सो ओवरऑल होल ऑफ बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। वन इज गौतम बुद्ध हिमसेल्फ, the other one is his dharma or dham in Pali language, and the third one is his संघ। अगर आप ये 3 चीज़ों के बारे में क्लैरिटी रखेंगे सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कंसेप्ट। बुद्धिस्ट जो पॉइंट्स हैं, बहुत कम पॉइंट्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, इस थ्रू आप इन सबको समझ सकते हैं। ओके, सो बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब हम मोक्ष की बात करते हैं कि आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यू नाउ अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से प्राप्त करना है, बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, वो हमने समझ लिया। अब हर धर्म के हिसाब से जो मुक्ति का पॉइंट है, जो आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट है, वो चेंज्ड है। कोई किसी तरह से समझाएगा, कोई किस तरह से समझाएगा। बिकॉज अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, सिंस दे डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, दे डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल, तो आप फिर मुक्ति का आइडिया क्या समझते हैं। ओवर हेयर निर्वाणा कन्वेज द आइडिया दैट कि निर्वाणा एक ऐसी स्टेज है जब आप अपने डिज़ायर्स को ख़त्म कर लेते हैं। बिकॉज ओरिजिनली जो पहला नोबल ट्रूथ था वो क्या है, दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड इन सफरिंग्स का रूट कॉज क्या है, वो है डिज़ायर। तो निर्वाणा का मतलब ही यही है, जब आप अपने डिज़ायर्स को ख़त्म कर लेंगे। और दी अदर मीनिंग कैन बी डाइंग ऑफ द सेंस ऑफ ईगो, कि जब आपकी मैं, जब आपकी हौमें ख़त्म हो जाएगी। सो दीज आर द 2 मीनिंग्स जो निर्वाणा का हम समझते हैं। और दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड आउट देयर इन 2013 और 2014 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो बहुत बार इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत बार फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। बट अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज गेट दीज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस राइट, बिकॉज वो तो हमारे लिए एक गिफ्ट है कि हमने किसी चीज़ को समझा, वही उन्होंने पूछ लिया, कि आपने कहानी समझी और कहानी में से क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो अल्टीमेट गोल क्या है, निर्वाणा, विच मीन्स डाइंग ऑफ द सेंस ऑफ ईगो और एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। बट जैसे मैंने आपको समझाया कि हर धर्म में 2 तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे, एक है हीनायान और यहाँ पे एक है महायान, वन एडवोकेटिंग चेंज एंड वन एडवोकेटिंग ओल्ड ट्रेडिशन। तो जो ओल्ड ट्रेडिशन था बुद्धिज़्म का, जहाँ पर अरहात का कंसेप्ट है, जहाँ पे लिबरेशन का कंसेप्ट है, तो वहाँ पे कंसेप्ट है इंडिविजुअल लिबरेशन का। अरहात का मतलब यही था कि आप एनलाइटनमेंट के रास्ते के ऊपर चलिए एंड गेन मोक्षा। सो हीनायान विच इज़ द
original idea focuses on individual liberation, believes in arhats, and Mahayana believes in universal liberation. तभी तो वहाँ पे बोधिसत्वास क्या कर रहे थे? That they were those beings who had the potential to gain enlightenment but purposely delays it so as to help other beings. तभी तो उनको compassionate beings कहा गया है, तभी तो वो यूनिवर्सल लिबरेशन के लिए काम करे कि सबको लिबरेशन मिले। तो सिंपल सा कंसेप्ट हमने वहाँ पे समझा, उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आएगा, दिस विल बिकम अ फैक्ट फॉर अस। अब हमारे लिए जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज बेसिकली इंग्लिश फॉर अस नाउ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीलिम्स में लिखा आएगा हमें वो पढ़ना है, क्या ये सही लिखा है या गलत, अगर हमें वो चीज़ समझ में आई है। सो महायान बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन, बिलीव्स इन बोधिसत्वास द कंपैशनेट वन। यहाँ पे मैंने आपको हर उस आइडिया को समझा दिया। तो अब अगर हम बोधिसत्वास की बात करें, सो इट सीम्स दैट बोधिसत्वास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बुद्धिज्म। एंड ये जो कंसेप्ट है ओरिजिनली भी था, बोधिसत्वास का कंसेप्ट ओरिजिनली भी था कि ऐसे बीइंग जो बाकियों की मदद करते हैं और उनके पास खुद का पोटेंशियल भी है। बट विद द टाइम जैसे जैसे बुद्धिज्म में चेंज आएगा और जैसे जैसे महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रोमिनेंट बनता जाएगा, जो चेंज को एडवोकेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर बोधिसत्वास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी। इट इज़ सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट कि अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें तो उसमें जो गॉड्स हैं वो डिफरेंट है। लेटर वैदिक एज में जाके जो गॉड्स का हमारा आइडिया है, कंसेप्ट है, नेम्स है, वो सब डिफरेंट हो जाएंगे। और वो डिफरेंट क्यों हुए? बिकॉज वो बदलते टाइम पीरियड का रिफ्लेक्शन है। So in the same ways, bodhisattvas became an important concept out there in the later time periods of this Buddhist tradition. और उनमें बोधिसत्वास के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोधिसत्व है क्या? कि एक ऐसा बीइंग जो कि बाकियों की मदद करेगा। एंड गौतम बुद्ध को अपने प्रीवियस जन्मों में बोधिसत्वास के थ्रू ही रेफर किया गया है कि गौतम बुद्ध पिछले जन्म में इस तरह के बोधिसत्वा थे, अगले जन्म में इस नाम के बोधिसत्वा बनेंगे। तो बुद्धिज़्म के अंदर कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीपल बर्थ्स तो हैं, पर सोल का कंसेप्ट नहीं है। यही भी एक आपके लिए चीज़ कंफ्यूजिंग होगी, दैट इन केस यू एक्सेप्ट दिस आइडिया कि आपके मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं, तो जब मल्टीपल बर्थ होंगे, सो व्हाट इज़ प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट बर्थ? कि जैसे हिंदुइज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर हम बात करें, सो वी एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ सोल, कि सोल है और वो आगे जाएगी, कि इस बॉडी को छोड़ के अगले बर्थ के अंदर वो सोल ट्रेवल कर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। बट बुद्धिज्म के अंदर सरप्राइजिंगली दे एक्सेप्ट दिस मल्टीपल बर्थ, बट दे डिनाई द आइडिया ऑफ सोल एंड दे डिक्लेयर दैट सोल जैसी कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं हो सकती। वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में कुछ भी परमानेंट है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इमोशंस हैं जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे। इट इज़ अ बिट ऑफ कन्फ्यूजिंग, आप अगर जितना डिटेल में पढ़ेंगे, सिंस दीज आर फिलोसफीज, दीज आर ट्रेडिशंस, और वो हज़ारों सालों में डेवलप हुए। तो आप अभी के लिए इतना ध्यान में रखना दैट दे इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ सोल, दे डिनाई इट बट एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ मल्टीपल बर्थ। और गौतम बुद्ध के भी बहुत सारे मल्टीपल बर्थ्स दिए गए हैं, और हर मल्टीपल बर्थ के अंदर उनको किसी ना किसी पर्टिकुलर बोधिसत्वा के साथ एसोसिएट किया गया है कि उनका नाम ये है और उस बर्थ के अंदर वो इस तरह के बोधिसत्वा थे। बोधिसत्वास आर द वन वू डिस्प्ले अ सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ गौतम बुद्ध, कि गौतम बुद्धा की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इन टोटल देयर आर मेंशन 10 क्वालिटीज़ ऑफ गौतम बुद्धा, और हर बोधिसत्वा जो डिफरेंट बोधिसत्वास हैं, जैसे ओवर हेयर अविलोकतेश्वरा, वज्रपाणी, मंजूश्री, मैत्रेय, लाइक मैत्रेय रेफर्स टू द फ्यूचर बुद्धा, की जो अगले बुद्ध आएंगे, कि जो अगले बोधिसत्व हैं वो मैत्रेय हैं, वो फ्यूचर बुद्धा हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आउट देयर इन 2017 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ है। जैसे 2016 के क्वेश्चन में पारामितास पूछा गया था कि पारामितास का मतलब क्या है। Paramita simply refers to that perfections, that qualities of Gautam Buddha which particular bodhisattvas display. मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज दैट कि लास्ट 10 ईयर्स में ऑन एन एवरेज, ऑल्दो 2025 में क्वेश्चन नहीं था, हर 2 साल में एक बार आपको बुद्धिज्म में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और लास्ट 10 साल के आसपास में 4 क्वेश्चंस आपको सिर्फ बोधिसत्वास के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। सो इट मीन्स अगर आप PYQs को ढंग से एनालाइज करेंगे, आपको पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। सो वी हैव डिफरेंट बोधिसत्वास, ये आप बाद में एक बार पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। बट ओवरऑल आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अरहात्स का मतलब क्या है, बोधिसत्वास का मतलब क्या है। अरहात समवन हु हैज़ अटेन्ड एनलाइटनमेंट, liberated from the cycle of birth and rebirth, and in early Buddhism state of arhat is considered as the ultimate form of Buddhism.
Then new tradition and sects such as Mahasangikas considered arhats to be imperfect and therefore focused on bodhisattvas, and bodhisattvas is called as the compassionate one, जिसमें दया भावना है कि अपने आप को वो रोक के रखेंगे. A being who has the potential to achieve enlightenment but purposely delays it to help others. So इसी वजह से अगर आप देखेंगे that in the starting time period, जब गौतम बुद्ध थे या गौतम बुद्ध के जस्ट डेथ के बाद बुद्धिज़्म के अंदर मूर्तियां नहीं बनती थी, आइडल वर्शिप नहीं होती थी, बिकॉज गौतम बुद्ध सिंस ही वॉज अ प्रैक्टिकल एंड अ रैशनल बीइंग, उन्होंने हमेशा यही कहा दैट आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू एंड जस्ट द ओनली डिफरेंस विद मी इज दैट कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि एनलाइटनमेंट तक कैसे पहुँचा जा सके, कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ दैट यू शुड आइडल वर्शिप मी, कि आप मेरी मूर्तियाँ बनाने लग जाओ. तो हीनायान के अंदर सिंस दे वांटेड टू स्टिक टू द ओल्ड ट्रेडिशन, ओरिजिनल ट्रेडिशन, उन वो मूर्तियाँ नहीं बनाते. जो महासंगिकास महायान वाले लोग हैं, विद द चेंजिंग टाइम पीरियड, जैसे जैसे आइडल वर्शिप बिकेम अ प्रेवलेंट नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, सो दे ऑल्सो स्विच टू आइडल वर्शिप. तो वही सिंपल सा आइडिया है कि वो लोग जो ओरिजिनल सिस्टम के साथ रहना चाहते हैं और जो लोग बदलते टाइम पीरियड के साथ बदलना चाहते हैं. और ये जो डिवीजन है बुद्धिज़्म की इनटू दीज टू प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ हिनायान एंड महायान, ये भी बहुत एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर एस्टेब्लिश हुई एंड इट कैन बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी. अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है कि अगर हम सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, दैट वाज इन अराउंड 483 BC, और कहाँ पे हुई है? राजगीर के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर. किस राजा ने कन्वीन करवाई है? सो जो हम मगध का सबसे पहली डायनेस्टी पढ़ते हैं दैट इज हरियाणा डायनेस्टी. मगध वन ऑफ द महाजनपद्स, और मगध के हम पॉलिटिकल डायनेस्टीज को भी रेफर करते हैं. सो इन दैट वी रीड अबाउट अजात शत्रु. देन द सेकंड डायनेस्टी शिशुनागा, वो सेकंड काउंसिल को करवाएंगे. देन मौर्यास एंड देन कुशानास. सो ये विद द टाइम क्रोनोलॉजिकल डायनेस्टीज की सक्सेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध. और क्यों करवाई गई थी? ताकि जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं, जो गौतम बुद्ध की नॉलेज है, उसको कंपाइल किया जा सके. सीम्स टू बी अ लॉजिकल वन, और नीड भी थी, तो उस तरह से चीज़ों को किया गया. सो अजात शत्रु, हरियाणा का, राजगीर, एंड वो इज़ द प्रेजिडेंट महाकश्यपा. हर बुद्धिस्ट काउंसिल का उनका एक बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेजिडेंट था. तो ये हमारे लिए सर्टेन फैक्चुअल पॉइंट्स है जो हमें रटने हैं, और इसका जो क्रक्स है कि इसमें क्या हुआ था वो आप हर चीज़ समझ सकते हैं. सो अंडर दिस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वी हैव द कंपाइलेशन ऑफ सुत्ता पिताका एंड विनय पिटका. बुद्धिज़्म के धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें 3 किताबों को उनका मेजर ग्रंथ माना जाता है, जिसको त्रिपिताकास कहा गया है. सुत्ता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधाम पिताका. ओके, सो यहाँ पे 3 किताबें हैं एंड दीज 3 बुक्स वुड बी कंपोज ड्यूरिंग दीज 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ओनली. तो उसके साथ आपका ये लिटरेचर भी कवर हो जाएगा. सो एट फर्स्ट वी हैव सुत्ता पिताका एंड जस्ट आफ्टर बुद्धा डाइड. तो ये पहली काउंसिल को कन्वीन करवाया गया ताकि बुद्ध के जो भी डिस्कोर्सेज है, जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, उसको कंपाइल किया जा सके. तो एक ऐसी किताब बनाई गई जिसको कहा गया सुत्ता पिताका, इन विच इट इज़ कॉल्ड एज बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेज. अब ये कोई सिंगल बुक नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे निकायास हैं. तो जैसे वेदास को हमने समझा था दैट इट इज़ अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट बुक्स, उसी तरह से सुत्ता पिताका एक ऐसा लार्ज कलेक्शन है जहाँ पे गौतम बुद्ध के जो डायरेक्ट प्रीचिंग्स हैं वो बताई गई. और इसको किसने रिसाइट किया था? आनंदा ने, कि उनके एक डिसाइपल थे, तो अनंत के द्वारा ये रिसाइट की गई क्योंकि वो तो उनकी डेथ हो चुकी है. एंड द सेकंड बुक विच वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज विनय पिताका. कि अब बुद्धिज़्म के अंदर जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट नन्स हैं,
जो इस धर्म को पालन करते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, उनके जो चैत्यास हैं जहाँ पे वो प्रेयर्स करेंगे, जो उनके विहारास हैं जहाँ पे वो रहेंगे, उनके जो हॉस्टल्स हैं उसमें वो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को पालन करेंगे, तो वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है सुत्ता पिताका एंड विनय पिताका. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देयर वाज अ कंपाइलेशन ऑफ सुत्ता पिताका एंड विनय पिताका. सुत्ता पिताका बाय आनंदा एंड विनय पिताका बाय हिज डिसाइपल उपाली. अब ये सारे फैक्ट है वो आपको नोट्स में बहुत आराम से मिल जाएंगे. डू नॉट वरी अबाउट द फैक्ट्स. द ओनली थिंग इज दैट आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स तो वो सिर्फ फैक्ट को रटने में लगे होते हैं. उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रट के पेपर निकलता है. नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा. एंड नाउ आफ्टर 100 years देन वी हैव द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, शिशुनागा, कालाशोका, वैशाली, साबाकामी. अब ये क्यों बुलाई गई थी? बिकॉज अब इस टाइम पीरियड के बाद जब ये सुत्ता पिताका के अंदर बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस को लिखा गया, टीचिंग्स को लिखा गया, सो नाउ पीपल वर टेकिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ सिंगल पॉइंट. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता रेफर्स टू द होल ऑफ द स्टोरी. जो कृष्ण अर्जुन, हम इस पूरे महाभारत में जब उनका युद्ध होगा तो उसमें भगवत गीता का रेफरेंस आएगा. अब उस भगवत गीता में जो भी कृष्ण जी के विचार हैं, उन्होंने जो श्लोक बोले या फिर अर्जुन के अगर हम कमेंट्रीज की बात करें, अलग अलग सेक्ट्स के द्वारा, अलग अलग संप्रदायों के द्वारा उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस या फिर मीनिंग लिखे जाते हैं. तो आप इस पूरे समाज के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर सेम भगवत गीता के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को देख सकते हैं. बिकॉज ह्यूमंस में सब्जेक्टिविटी रहती है. किसी के हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है, किसी और इंसान उसी चीज़ को किसी और पर्सपेक्टिव से देख सकता है. अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो उसमें आप इसी तरह के तो कंसेप्ट को पढ़ते हैं, शायदवादा, न्यायवादा, कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. आई होप आप इन चीज़ों को अब कोरिलेट कर पाएंगे कि हर धर्म सेम ही तरह की बातें कर रहे हैं. सो आफ्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब ये बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेज है और अगले 100 साल में कुछ लोग चेंज को प्रमोट करना चाहते थे, कुछ लोग ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ स्टिक करना चाहते हैं. एंड दे ऑल्सो वेरी ऑन द आइडिया कि जब गौतम बुद्ध ने कोई श्लोक कहा पाली लैंग्वेज के अंदर कि उसका मतलब क्या होगा, क्या हम उसी ओरिजिनल आइडिया के साथ स्टिक करेंगे, चेंज होंगे. तो इसी वजह से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया गया था. एंड इसमें डिवीजन होगी, इस धर्म की डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन इनटू स्थाविरावादीन्स एंड महासंघिकास. ऑल्दो हम ये पहले ही कवर कर चुके हैं, बट नाउ यू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि ये जो प्रॉपर डिवीजन है पहली बार वो कब होगी, ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. देन वी हैव थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर अशोक, मौर्य, पाटलिपुत्र, मुगालिपुत्र, तिसा. ये साइन पॉइंट्स आपको रटने हैं. एम क्या है? एम टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस एंड लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ अभिधाम पिताका. कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई और उसका पर्पस क्या था, ताकि ये जो डिफरेंसेस आते जा रहे हैं कि जो धर्म बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके, और ताकि लोग ना लड़ें कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध ने श्लोक कहा व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ दैट, ताकि लोग ना लड़ें. तो सब मॉन्क्स को बुलाया गया दैट वी शुड सेटल इट फॉर वंस एंड ऑल, ताकि और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ता ना रहे. तो लिखवाया गया अभिधाम पिताका, फर्दर इलेबोरेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स, की इसको हम किस तरह से समझेंगे, क्या ओरिजिनल मतलब लेंगे या चेंजिंग मतलब लेंगे. तो उसके लिए तीसरी किताब लिखवाई गई. तो आपको ये तीनों किताबें अब हमेशा याद रहेंगी बिकॉज दे आर समथिंग वेरी लॉजिकल. वो चेंजिंग टाइम का एक रिफ्लेक्शन है. तो पहली 3 काउंसिल्स के अंदर जो पहली 3 पिताकास हैं वो कंपाइल हो चुकी थी. एंड देन द फोर्थ काउंसिल वुड बी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्क. जो कुशानास हम पढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, सेंट्रल एशियन, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थेंस एंड कुशाना. सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर यू कि इसके पहले भी 2 फॉरेन इन्वेजन्स हो चुकी थी इंडिया के अंदर. बस मेरे को वो बता दीजिए वो कौन कौन सी थी. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टाइम पीरियड, बट इसके पहले भी 2 हो चुकी हैं इंडिया में. अगर हम टाइमलाइन वाइज बात करें तो दैट शुड बी क्लियर टू यू. और फिर जब फोर्थ काउंसिल होगा तो वो कश्मीर के अंदर होगा. एंड नाउ वी हैव 2 ऑफ द प्रेसिडेंट आउट देयर, वासुमित्र एंड अश्वघोषा. अब यहाँ पे 2 क्यों आ चुके हैं? बिकॉज थर्ड के बाद अब क्लैरिटी से डिवीजन हो चुका है बुद्धिज्म का. फर्दर डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनायान एंड महायान. तो चौथे तक आते आते इन द नेक्स्ट 500 years हम बुद्धिज्म की डिवीजन को देख चुके हैं. 72C, नो नीड टू रिमेंबर द डेट्स, बट येस ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. तो पहले में कंपाइलेशन ऑफ सुत्ता पिताका एंड विनय पिताका, देन इन सेकंड डिवीजन ऑफ रिलीजन तो स्थाविरावादीन्स एंड महासंघिकास. तब उन डिवीजन को रोकने के लिए अभिधाम पिताका लिखवाया गया, बट वो चेंज नहीं रुका और दुनिया में चेंज होगा ही होगा. आप डिवीजन्स को नहीं रोक सकते. ह्यूमंस के लिए जो डिवीजन है वो बहुत
सेंट्रिक हैं उनके साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी के। इंसान मेरे साथ आके मान लीजिए कोई बहुत लंबा या बहुत छोटा इंसान खड़ा हो जाए तो आपके मन में अपने आप डिवीजन आ जाएगा। ह्यूमंस हैव डिवाइडेड दिस वर्ल्ड सिंस द टाइम दे हैव गेन्ड कॉन्शियसनेस। फर्स्ट नेचुरल डिस्टिंक्शन मेल फीमेल, देन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, देन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हमें जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी मिलती है हम डिवीजन को एक्सरसाइज करते हैं। जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे आपको ये चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी। सो आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन, द वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल्स, और उसके थ्रू हमने इनका जो लिटरेचर है उसको भी समझने की कोशिश की। वी हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, वी हैव कवर्ड सम ऑफ द मुद्रास। नाउ इन टोटल देयर आर नियरली 13 मुद्रास जो आपके सामने है बुद्धिज्म के अंदर, पर आपको सिर्फ प्रोमिनेंट ही कवर करनी है। भूमि स्पर्श, धम्मा चक्र परिवर्तन या वृद्ध मुद्रा की बात करें तो ये 3 मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। जो प्रॉपर नोट्स हैं उसमें आपको हर मुद्रा मिल जाएगी, बट दीज आर नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे हर चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे, कुछ सेकेंडरी पॉइंट्स होंगे, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। सो व्हेन यू रीड दीज टॉपिक्स आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, बुद्धिस्ट धर्म की बात करें, धाम की बात करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास में से शायद क्वेश्चन पूछा जाए, भूमि स्पर्श, धम्मा चक्र ये आपने पढ़ लिया, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह के पॉइंट्स को तब परफेक्ट बनाते हैं जब आपके पहले प्रायोरिटी के पॉइंट्स क्लियर हो चुके हो। बच्चा गलती क्या करता है, वो उसको लगता है कि मैं हर टॉपिक को परफेक्शन के साथ कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप इतना भी कर जाएंगे आपके अगले 10 साल आप पेपर देंगे, आपको कभी बुद्धिज़्म में से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ जस्ट हाउ यू अप्रोच एनी ऑफ द टॉपिक्स। फिर अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो हर लिटरेचर को, हर धार्मिक लिटरेचर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द कैनोनिकल टेक्स्ट एंड द सेकंड वन इज़ द नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं? जो धार्मिक ग्रंथ हैं विच आर एक्सेप्टेड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी रिलीजन। जैसे हम हिंदुज़म की बात करें तो उनके लिए जो वेदास हैं वो उनके कैनिकल टेक्स्ट है, पर अगर हम पुराणास की बात करें, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये नॉन कैनिकल में आएंगे, जो बाद में कंपोज हुए, ऑल्दो उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है धर्म के अंदर, वो भी धर्म की ही बात कर रहे हैं, बट वो धर्म के बेसिक ग्रंथ नहीं है। बस ये एक सिंपल डिफरेंस है। तो कैनिकल टेक्स्ट की बात करें तो त्रिपिताका, सुता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधाम पिताका यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन सब पिताकास के अंदर आगे कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको रेफरेंस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें थेरी गाथा, थेरी का यहाँ पे जो रेफरेंस है इट रेफर्स टू द बुद्धिस्ट एल्डर नन्स। जो नन्स की बात करें तो उनके द्वारा ये पूरा कंपाइलेशन लिखी गई थी, और हमारे इंडिया के अंदर वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसका ये एग्जाम्पल है थेरी गाथा। अब इसका मतलब ये है कि इस तरह के और भी बहुत सारे वर्क्स होंगे, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जिसको पूछा जा सकता है पेपर में कि आप सब पढ़ोगे। नहीं, जितना मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ आप उतना ही कवर करेंगे। एंड इन केस इससे बाहर भी कुछ आ जाए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आप इतनी तैयारी करके जा रहे हैं आपको वहाँ पे कोई बीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस टॉपिक, इट इज़ अबाउट एवरी अदर टॉपिक जो आप इस पूरे हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। हीरो बनने की आपको कोशिश नहीं करनी इस यूपीएससी में, रादर बी अ वेरी गुड स्टूडेंट हु इज़ अ बैलेंस वन एंड ही हैज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिलेक्शन। उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी नहीं होती जो हीरो बनने की कोशिश करता है। सो थेरी गाथा, देन वी हैव द जटाका स्टोरी। जटाका स्टोरीज रेफर टू द कनेक्टेड लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा की, जो उनके प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज हैं, उनकी बर्थ स्टोरीज हैं, तो उनको कहा जाता है जटाका स्टोरीज। देन बुद्धा वंशा, पति मोक्ष एंड सुतानिपाता, दीज आर द 3 बायोग्राफीज ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, और उनके वो डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो सिर्फ इनका ये रेफरेंस आपको रटना नहीं है। इन केस यू हैव अ रेफरेंस ऑफ दीज बुक्स आउट देयर इन द एग्जामिनेशन, द ओनली थिंग दैट दे वुड रिक्वायर यू टू आंसर इज दैट कि ये किस धर्म से एसोसिएटेड है। सो द आंसर इज बुद्धिज्म। देन वी हैव सम ऑफ द नॉन कैनिकल टेक्स्ट जी, और किताबें लिखेगी। जैसे मिलिंद पानो की बात करें, सो इट वॉज आउट देयर इन द 2024 prelims examination that Milind Panu refers to the conversation as a book between King Menendra Milinda and the Buddhist monk Nagsena। जो पेपर में दिया गया था वो था नाग अर्जुना, तो वो अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो आई हैव जस्ट गिवन यू 5 ऑफ दीज बुक्स और आपको ये सब रटनी है। द फर्स्ट इज मिलिंद पानु, देन वी हैव बुद्ध चरिता, बुद्धा बायोग्राफी रिटन बाय अश्वघोषा, देन वी हैव मुशुद्धि मग्गा, अगेन रिटन बाय बुद्धा घोषा,
details about the mental stages leading to purification. Then we have मूल मध्य कारका. This is a very important book for Madhyamika school, जो कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का आगे फर्दर सब स्कूल है. एंड नाउ दिस बुक वॉज रिटन बाय नाग अर्जुना. वहाँ पे उस पेपर में नाग अर्जुना दिया हुआ था, जबकि होना चाहिए था नाग सेना. These are confusing name, पर मैंने ऐसा नहीं है that I have given you a list of 50 books out there. इन टोटल जितने लिमिटेड हो सकते हैं और जिससे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, आपको वही हमेशा तैयार करना है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर आर सम ऑफ द नोट्स आउट देयर जो कि बहुत लेंथी हैं और वो इस पर्पज से बनाए गए हैं ताकि कल को क्लेम किया जा सके दैट वी हैव टॉट एवरीथिंग. उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा. दैट नोट्स मे अमेज यू, मे सरप्राइज यू, बट आप सी थ्रू नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों को. पेपर तभी हो पाता है जब आप एक सही अप्रोच के साथ चलते हो, ना कि परफेक्ट अप्रोच के साथ. आई होप आप में से बच्चों को ये समझ में आए और ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपका एक फ्यूचर बेहतर बन सके. सो दीपवंसा एंड महावंसा. नाउ ओवर हेयर महावंसा. दीज टू बुक्स वर रिटन आउट देयर इन श्रीलंका. तो श्रीलंका के अंदर जब बुद्धिज्म फैला आफ्टर अशोक, तो उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे दीपवंसा, महावंसा, लेसर क्रॉनिकल एंड ग्रेटर क्रॉनिकल. और महावंसा स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इन द ईयर ऑफ 2023 और 24 इसको यूनेस्को की जो लिस्ट है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट होती है जहाँ पे स्टोरीज़ को लेके चीज़ें डाली जाती है, लिटरेचर डाला जाता है, तो उसको ऐड किया गया था. सो इट बिकम्स अगेन अ स्पेशल लिटरेचर एंड इन टोटल वी हैव गिवन अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क पीस ओनली. सो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें विद द टाइम, वही सेम कारणों की वजह से जैसे बाकी धर्म डिक्लाइन होंगे, सो इट विल ऑल्सो डिक्लाइन. शिफ्ट टुवर्ड्स डॉगमास, रिचुअल जिसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ था, करप्शन एंड डीजनरेशन इन मोनेस्ट्रीज, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, परसिक्यूशन बाय रूलर जैसे पुष्यमित्र सुंग. जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप यही सब पॉइंट्स को रेफर करेंगे. सो आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स एटलीस्ट क्लियर होंगे. देन आई हैव गिवन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट की वर्ड जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा. जैसे अब हमने यहाँ पर इतना सब कुछ पढ़ा, बट पेपर में जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज अ वेरी सिंपल कीवर्ड कि उपासका का मतलब क्या है. उपासका इन बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स मीन्स दैट एनी ऑफ द ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, की जो नया नया फॉलोअर है बुद्धिज्म का, उसको उपासका कहा गया है. अब आपको इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आप इतना कुछ पढ़ के जाएं बट यू हैव नेग्लेक्टेड दीज थिंग्स, तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा. आपकी नॉलेज की यहाँ वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी. देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर बैलेंस, कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, आपकी रिटेंशन भी है, आप रिवाइज भी चीज़ों को ढंग से करते हैं, तभी वो रिजल्ट आ सकेगा. सो ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लाइक द फर्स्ट इज उपसंपदा, ऑर्डिनेशन सेरेमनी, की जब भी कोई नोवाइस, जब भी कोई नया इंसान किसी धर्म के अंदर आता है तो उसकी एक ऑर्डिनेशन सेरेमनी है. लाइक इन क्रिश्चियनिटी वी हैव बैप्टिज्म, तो उसी तरह से यहाँ पे है उपसंपदा, सेम तरह का कंसेप्ट है. पावना, अटॉन फॉर ऑफेंसेस मेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, सो सिंस द टाइम पीरियड ऑफ गौतम बुद्धा देयर वाज अ ट्रेडिशन कि जब रेनी सीजन है तो आप एक ही जगह के ऊपर रहेंगे, एक ही जगह के ऊपर अपने आप को रखेंगे 2 महीने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मानसून बारिशें होंगी और उस ज़माने में जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके मीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे. सो व्हेन यू आर रिसाइडिंग एट अ सिंगल प्लेस एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो यू मस्ट बी कमिटिंग सम ऑफ द सिंस. तो बुद्धिज़्म के अंदर एक प्रैक्टिस है कि जब वो रेनी सीजन ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में आके आप पूरे संघ के सामने अपनी जो भी आपने गलतियां की हैं, आपने जो भी ऑफेंसेस या सिंस किए हैं, उसको अनाउंस करेंगे और उसके लिए माफ़ी मांगेंगे. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज पावना. वी हैव ऑल्सो क्लियर विद द आइडिया ऑफ उपासका एंड द लास्ट वन इज परिव्राजका, एंड दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2017 और 2018. परिव्राजका सिंपली मीन्स अ वॉन्डरर और रेनिसेंट, जो अपना वर्ल्डली पोजेशंस को छोड़ के, फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के भगवान के याद में निकल चुके हैं, तो उनको कहा जाता है परिव्राजका. एंड अदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैन बी सखंदा और खंडास. दीज मे बी आस्क्ड आउट देयर इन द एग्जामिनेशन. तो खंडास अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो उसमें उस तरह की चीज़ों को कहा जाता है जो इंसान अपने साथ स्टिक करके रखता है, या फिर इंसान जिसकी वजह से इस दुनिया के साथ बंधा रहता है, तो उनको कहा जाता है खंडास. इन बुद्धिज़्म इट रेफर्स टू द 5 एग्रीगेट्स ऑफ क्लिंगिंग, द 5 मटेरियल, जो 5 तत्व हैं, एंड मेंटल फैक्टर्स दैट टेक पार्ट इन परपेचुअल प्रोसेस ऑफ कार्विंग, क्लिंगिंग एंड एवर्जन, की जिस वजह से हम इस दुनिया में लगे रहते हैं. द सेकेंड वन इज प्रतिसंपदा, ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट ओरिजिन. जैसे मैंने आपको समझाया कि हर दुनिया का जो धर्म है वो भगवान से अपने आप को लिंक करता है कि हम पुराने हैं, या फिर हम बिग बैंग की बात करें
तो अगर बिग बैंग ना होता तो ये दुनिया ना क्रिएट होती, अगर वो एनर्जी ना रिलीज होती तो आगे दुनिया ना बढ़ पाती। आज भी जैसे हम एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकते, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंटिफिक फैक्ट है। उसी तरह से एक मेंटल एस्पेक्ट है, मेंटल कंसेप्ट है, जहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर वो समझाते हैं कि अगर एक चीज़ है तभी दूसरी चीज़ होगी, इफ़ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ़ दिस डजंट एग्जिस्ट दैट डजंट एग्जिस्ट, रेफरिंग टू द ओरिजिनल आइडिया, कि जो भगवान का ओरिजिनल आइडिया है, जो बिग बैंग की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर वो होता तभी ये पूरी दुनिया में आगे चीज़ें हुई। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स हैं जिसके लिए आपको बहुत सारे तरह के व्यू पॉइंट्स को पहले समझना पड़ता है। यू मे हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस इनसाइड यू कि कुछ हो सकते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, बट आई होप कि आपने अब तक ये देखा होगा कि ये पूरा बुद्धिज़्म है जिससे आप शायद बहुत बार डरते रहे हैं। हमने लगभग 1 घंटे के आसपास इसको कवर किया। एंड नाउ लेट्स लुक एट ऑल द क्वेश्चंस जो आपको लास्ट 10 साल में एटलीस्ट प्रीलिम्स में जो पूछे गए। एंड इन केस आप हिस्ट्री ऑप्शनल के बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया अपने आप से लगा पाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक्स इतने मुश्किल है ही नहीं, इट इज़ जस्ट दैट दे हैव बीन प्रेजेंटेड वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, वो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गंधारा, कोसाला एंड मगध। तो हम लॉजिकली बता सकते हैं कि गंधारा इज समथिंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, की उतना शायद ट्रैवल नहीं किया होगा, सो वी कैंसल आउट द गंधारा। एंड ऑब्वियसली ओवर हेयर द आंसर इज कोसाला एंड मगध, 3 and 4, सो द राइट आंसर वुड बी डी, कोसाला एंड मगध। एंड अवंती एंड गंधारा वॉज नॉट आउट देयर। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ ली गई, पर अगर आप जनपद महाजनपद के मैप को जानते हैं, अवंती को अगर आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश की साइड है। तो उस तरह से अगर आप लॉजिकल तुक्का भी लगाना चाहते तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने नोट्स के अंदर प्रॉपर समझा कि कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया, सो दैट थिंग कैन बी कवर्ड। देन विद जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all the sentient beings on their path to it. तो बहुत सिंपल हमारे लिए, तो आई होप हर बच्चे के लिए होगा कि हीनायान नहीं महायान। हीनायान के लिए अरहत वॉज अ सेंट्रिक कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड और बोथ सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट वन। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौतांत्रिक एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अभी हम पढ़ के आए हैं दैट दीज आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। समित्या को अभी हमने पढ़ा। सर्वास्तवादीन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फिनोमिनन वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म। अब यहाँ पर ये समझे कि अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे बी एबल टू कैंसल आउट दिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, पर मैंने आपको सेकेंड ऑप्शन के बारे में इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब ये भी आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव यू कि आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, मैं इस फैक्ट को, इस आइडिया को भी वहाँ पे डाल सकता था, बट क्या हमने बाकी सब सेक्ट्स के लिए इस तरह के, जैसे ये सर्वस्तवादीन इज़ वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, उसी तरह के बहुत सारे सेक्ट्स हैं, उन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मानना होगा, क्या हम सब याद रखेंगे? एंड देन देयर वुड बी फॉर जैनिज्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा इन केस सच अ क्वेश्चन, सच एन आइडिया गेट्स आस्क्ड आउट देयर इन द एग्जामिनेशन, आइदर यू विल इग्नोर इट, यू विल लीव इट, या फिर आप अपने कॉमन सेंस के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को देख के कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और वो तभी होगा व्हेन यू प्रिपेयर अ कंसेप्ट वेरी सिंसियरली। आई होप कि काफ़ी बच्चों को ये समझ में आएगा। तो अगर आपको ये सेकंड पॉइंट नहीं पता एंड इन केस यू आर वेरी क्लियर कि हम समित्या को पढ़ के आए हैं एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो विच मीन्स द राइट आंसर वुड आइदर बीन बी और डी। तो आप इस तरह की चीज़ों में फिर एटलीस्ट गेस ले सकते हैं व्हेन यू आर स्टक बिटवीन द टू ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे तुक्का मारेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो दिस सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो। ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैंने आपको इसके साथ इसका लॉजिक, इसका व्यू पॉइंट एंड हाउ टू अप्रोच ये भी समझाया, प्लीज इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देन विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु इज कॉल्ड एज द फ्यूचर बुद्धा? मैत्रेय, अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। तो उसी तरह से अगर फ्यूचर बुद्धा की बात करें सो दैट इज मैत्रेय। प्रीवियस बुद्धा की बात करें तो वहाँ पे भी बोधिसत्वास का रेफरेंस दिया गया है, सो इन दैट वी हैव दीपांकरा और कश्यपा एज द नेम गिवन फॉर द प्रीवियस बुद्धा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जैक्टली, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखें।
देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, डिफिकेशन का मतलब होता है मूर्तियां बनाना, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के हिसाब से इनमें से कौन से पॉइंट्स ठीक है, क्या वो मूर्तियां बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, दे एडवोकेटेड चेंज, क्या वो बोधिसत्वास के पाथ को मानते हैं, यस, बोधिसत्वास पाथ इज सेंट्रिक टू महायान। बट इसी तरह का सेम क्वेश्चन तो कुछ साल पहले पूछा गया, सो इन केस आर स्टूडेंट्स प्रिपेयर डिलीजेंटली दीज PYQs, तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस राइट वो अपने आप बढ़ जाएगी, बिकॉज मैनी अ टाइम्स PYQs रिपीट होंगे, आपको यहाँ पे ही दिख गए, उसी तरह से बहुत सारे बाकी टॉपिक्स में भी आपको इसी तरह की रेपिटेशन मिलती है, एंड स्पेशली इन हिस्ट्री के लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो डिफिकेशन का मतलब ही है इमेज वर्शिप, कि मूर्तियाँ तभी बन रही है ना, इमेज वर्शिप करनी है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट ठीक है, सो थर्ड हैज़ टू बी करेक्ट। आप जब चीज़ों को करना सीख जाएंगे, आपके पास इतने सारे तरीके होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, अगर आपके पास कहीं नॉलेज की कमी है, आप अपने लॉजिकल सेंस को, रीजनिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करने लग जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आपके पास कितना है। देन विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्थाविरावादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। हमने सेकंड में पढ़ा कि सेकंड के अंदर दो तरह के डिवीजन है, स्थाविरावादिन्स एंड महासंघिकास। स्थाविरावादिन्स में से थेरावाद एंड हीनायान स्कूल निकलेगा। तो क्या ये आसान क्वेश्चन है? एग्जैक्टली यस। अब अगर हम इनको भी मुश्किल कहने लग जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि हम ही ढंग से नहीं पढ़ के आ रहे। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को आप ध्यान में रखें। लोकतरावादिनी अभी हम पढ़ के आए हैं, वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। सो एग्जैक्टली यस, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पारामितास का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। पारामितास हम समझ के आए। अगेन ये बोधिसत्वास में से निकला हुआ कंसेप्ट है। बोधिसत्वास के ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आप में से आपने पहले दिया होता तो फिर भी अगर हम गलत कर रहे हैं मतलब कि हम ढंग से तैयारी नहीं कर रहे। सो पारामितास परफेक्शंस वूज अटेनमेंट्स लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। तो यही सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन था। विद रेफरेंस टू एशियंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? शाक्य मुनि, तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। एंड देन तथागत, अगर आप नोट्स को रेफर करेंगे सो यू वुड रीड ऑल द नेम्स। इसमें भी लिखा हुआ है जैसे शाक्य मुनि एंड तथागत। एंड ओवरऑल तथागत अगर आप बुद्धिज्म के किसी भी सोर्सेज को रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको तथागत नाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। एंड द लास्ट नेम विच वॉज गिवन आउट देयर इज नायापुता। नायापुता इज अ नेम दैट इज गिवन टू लॉर्ड महावीरा। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो लॉर्ड महावीरा जी को नाम दिया गया है वो है नायापुता। सो दिस इज नॉट अ टाइटल फॉर गौतम बुद्ध एंड देयरफॉर द राइट आंसर इज 2 and 3। बट आपने ओवरऑल देखा कि अभी हमने 1 घंटे में बुद्धिज्म को कवर किया और उसके बाद हमने मोस्टली PYQs को देखा। अब आपका जो परसेप्शन होगा बुद्धिज्म को लेके वो चेंज हो चुका होगा। क्या ये मुश्किल टॉपिक था? नहीं। क्या ये ऐसी चीज़ थी जो आपको नहीं समझ में आ सकती? नहीं। इट इज़ जस्ट दैट आपको एक बस रास्ता चाहिए, एक नोट्स चाहिए और एक टीचर चाहिए समझने के लिए। और इसी तरह से हर टॉपिक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बना के देने की कोशिश की है, प्लीज़ इससे सीखिए और इसी तरह से अपने जब नोट्स को बनाएंगे विद द टाइम आप अपने आप इम्प्रूव कर जाएंगे। दीज नोट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल UPSC विद कंवल बवेजा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हीं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारथी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पूरे नोट्स हैं इन टाइप्ड मैनर, तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज दीज आर द ऑप्टिमम नोट्स जो आप पढ़ के जा सकते हैं इस तैयारी के लिए। बट द थिंग इज दैट कि जो जादू है वो कभी भी नोट्स में नहीं होगा, वो टीचर्स में नहीं होगा, वो आप में होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाके बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो आई होप दैट दिस फर्स्ट लेक्चर वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, पहले लेक्चर के साथ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इस पूरी सीरीज़ के थ्रू हम एक एक टॉपिक को इसी तरह से करते जाएंगे ताकि आपको हिस्ट्री समझ में आ सके, आप बेहतर तैयारी कर सकें इस पूरी प्रिपरेशन के लिए एंड आप एक ढंग के इंसान बन सके जो कि इस तैयारी को ढंग से अचीव करे और एटलीस्ट अपने जीवन के लेवल को इम्प्रूव कर सके। सो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करने की कोशिश की। डू शेयर योर फीडबैक, जो भी आपका हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उसको सीखने की और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।